नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 321। जून यू से लड़ाई। जून यू मंच पर इस कदर खड़ा था कि उसका पूरा शरीर तलवार की तरह चुभ रहा था। उसने ये यून की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं काफी समय से तुम पर नजर रख रहा हूँ। ये यून ने जून यूए को देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ताया डिवाइन सिटी के सभी साधकों में से मैं सबसे ज्यादा तुमसे ही लड़ना चाहता हूँ। अब हमारे युद्ध में किसी के हस्तक्षेप के बिना तुम अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में लड़ पाओगे, इसलिए ये युद्ध मुझे बहुत पसंद है। मैं तुम्हारे साथ इस युद्ध का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जून यू ने अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी से एक हथियार निकालते हुए कहा। यह एक तलवार थी। तलवार बेहद लंबी थी। ये 1000 सेनाओं की कृपाण से भी लंबी थी। तलवार का ब्लेड चौड़ा था। इसकी चौड़ाई लगभग 1 फुट थी। ब्लेड की मध्य धार लगभग 1 इंच मोटी थी। वह एक अत्यंत भारी तलवार थी। तलवार देखकर दर्शक दंग रह गए। उन्होंने इससे पहले इतनी विशाल तलवार शायद ही कभी देखी थी, और अगर देखी भी थी तो आमतौर पर वह सजावटी तलवार ही होती थी। उन्होंने कभी भी किसी तलवार को दुश्मनों को मारने के लिए इस्तेमाल होते नहीं देखा था। यह तलवार देखने में किसी ऐसे दरवाजे की तरह लग रही थी जो बीच से फटा हुआ हो और उसके दोनों हिस्से आपस में जुड़े हुए हों। किसी व्यक्ति के लिए ऐसी तलवार को पकड़ना आसान नहीं लगता था। इतनी भारी तलवार कैसे चलाते हो? फुर्ती से चलाना तो नामुमकिन है, ताया डिवाइन सिटी के एक योद्धा ने कहा। हालांकि यह कहावत प्रचलित है कि हथियार जितना लंबा होता है उतना ही शक्तिशाली होता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि लंबाई बढ़ने से वह उतना ही बेहतर हो जाता है। यदि तलवार किसी व्यक्ति की ऊंचाई से 100% से अधिक लंबी हो तो उसे लहराते समय वह व्यक्ति को बुरी तरह जकड़ लेगी। लेकिन जैसे ही ताया डिवाइन सिटी का योद्धा अपनी बात पूरी करने ही वाला था, उसने अचानक खुद को चुप कर लिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह जो कुछ उसने देखा उससे स्तब्ध रह गया था। जून यू ने लापरवाही से अपना हाथ छोड़ दिया और तलवार हवा में तैरने लगी। इसके बाद जून यू ने एक हल्की छलांग लगाकर तलवार की धार पर छलांग लगा दी। क्या? कई दर्शक अचंभित रह गए। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या यह तलवार पर उड़ना नहीं था? युआन फाउंडेशन क्षेत्र के योद्धा वास्तव में उड़ नहीं सकते थे, लेकिन विशाल तलवार पर खड़े होकर जून यू किसी भी दिशा में उड़ने में सक्षम था। यह निस्संदेह विशाल तलवार होने का लाभ था। जब किसी व्यक्ति की कानूनों की समझ एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है तो वह तरह तरह की विचित्र युद्ध तकनीकों का उपयोग करने में सक्षम हो जाता है। यही कानूनों की शक्ति थी। मैं हमला करने जा रहा हूं। जून यू ने हमला करने से पहले ये यून को चेतावनी दी, जिससे उसका जबरदस्त आत्मविश्वास झलक रहा था। एक तलवार की किरण चमकी और जून यू विशाल तलवार पर खड़े होकर ये उनकी ओर उड़ गई। इस तलवार की गति अत्यंत तीव्र थी। इसकी दिशा का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल था। जैसे ही तलवार ये यून से लगभग 30 फीट दूर थी, एक काक की आवाज गूंजी और तलवार का शरीर फट गया। क्या? ये यून ने अपनी आंखें सिकुड़ी। उसने देखा कि विशाल तलवार 24 उड़ती हुई तलवारों में विभाजित हो गई थी। वह विशाल तलवार एक नहीं बल्कि 24 तलवारों से मिलकर बनी थी, इसलिए तो वह इतनी बड़ी थी। इस पल भर में ये यून के पास ध्यान से सोचने का समय नहीं था। 24 उड़ती हुई तलवारों ने उसे घेर लिया था। सूक्ष्म बारीकियां। तेजी से पीछे हटते समय ये यून के शरीर में कई धुंधली छवियां बनने लगी। जमीन पर बिछी बैंगनी टंगस्टन टाइलों पर तलवार के लगभग 20 निशान थे। उसी समय 2 उड़ती हुई तलवारें ये यून के गाल और शरीर के करीब से गुजरी। तलवार की तेज हवा ने ये यून के युआनची सुरक्षा कवच को भेद दिया और ये यून के चेहरे और शरीर पर खून से लथपथ 2 घाव दिखाई दिए। आपकी गति बहुत तेज है, अफसोस की बात है। उद्धरण चिन्ह। जून यू ने अपने दोनों हाथ पकड़ लिए। का ये यून के पैरों के नीचे की बैंगनी टंगस्टन टाइलों से अंगूठे की मोटाई के बराबर धातु के खंभे निकले हुए थे। ये यून के उतरते ही इन धातु के खंभों ने तुरंत एक पिंजरा बना लिया और उसे उसमें फंसा लिया। इस बार तुम इससे कैसे बचोगे? एक विचार के साथ ही 20 से अधिक उड़ती हुई तलवारें धातु के पिंजरे में बंधी यून की ओर बढ़ी। उसी क्षण ये यून दहाड़ा और उसके शरीर की तेजस्वी सूर्य ऊर्जा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी। शुद्ध यांग ज्वालाओं की शक्ति ने धातु के पिंजरे को जलाकर पिघला दिया। ये यून उसमें से बाहर निकल आया। जिस जगह पर ये यून खड़ी थी वह जगह पल भर में टुकड़ों में बन गई, और इसी क्षण ये यून ने हवा में अपनी दिशा बदल ली। सोनिक डेथ ब्लेड हाथ में लिए उसने ऊपर से नीचे की ओर हमला करते हुए सीधे जून यूए की ओर धावा बोल दिया। सेबर ट्रुथ के 32 शब्द सर्वोच्च शासन। अपनी दुर्जय उपस्थिति के साथ एक पन्ना हरे रंग की कृपाण जैसी किरण हवा को चीरती हुई गुजरी, जिससे एक तीखी सीटी की आवाज निकली। सोनिक डेथ ब्लेड सिर्फ अपनी ध्वनि तरंगों से ही लोगों को मार सकता था। इस हमले के बावजूद जून यू शांत रहा। उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और केवल अपने नंगे हाथों से ये यून के हमले को रोक दिया। क्या? दर्शक स्तब्ध रह गए। लेकिन ठीक उसी क्षण जब ये यून की तलवार जून यूए की हथेली पर वार करने ही वाली थी, जून यूए की हथेलियों के सामने एक विशाल धातु की ढाल प्रकट हो गई। धमाका। सोनिक डेथ ब्लेड ने धातु की ढाल पर वार किया। आधा फुट मोटी ढाल सोनिक डेथ ब्लेड के वार से 2 टुकड़ों में टूट गई, लेकिन शेष कृपाण की शक्ति समाप्त हो चुकी थी। वाह, तलवार चलाने की तकनीक तो कमाल की है, जून यू ने दिल से प्रशंसा करते हुए कहा। वह हमेशा से ही घमंडी था, लेकिन अपने से कम साधना स्तर वाले युवा ये यून के सामने जून यूए उसे दबाने में असमर्थ रहा। ये यून की तलवारबाजी के रहस्यों के बारे में अंतर्दृष्टि ने जून यूए को चौंका दिया।
दोनों के बीच बातचीत इतनी तेज गति से हो रही थी कि दर्शक इतने मग्न थे कि सांस लेने का भी समय नहीं था। जून यू ने अपनी उंगलियां हिलाई और विशाल धातु की ढाल गायब हो गई, बहती हुई धातु में बदल गई, जिसने जून यू के पूरे शरीर को ढक लिया। धीरे धीरे यह एक धातु के कवच में तब्दील हो गई। यह धातुई कवच यून यू के कवच से कहीं अधिक भारी था। इसका वजन मापना असंभव था, लेकिन यून को पता था कि यह धातुई कवच जून यूए को जरा भी भारी नहीं लगेगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि जून यूए इसे अपनी इच्छानुसार नियंत्रित कर सकता था। यह युद्ध कवच ताइकांग धातु से विशेष रूप से बनाया गया है। यह मेरी हर इच्छा का पालन करता है। अगर मैं इसमें युआनची का संचार करूं तो यह अविनाशी हो जाएगा। जब तक तुम्हारी युआनची मुझसे कमजोर है, तुम मेरी रक्षा पंक्ति को भेद नहीं सकते। भले ही मेरी साधना का स्तर युआन नींव क्षेत्र के प्रारंभिक चरण तक सीमित है, लेकिन मेरे पास मौजूद युआनची की मात्रा तुमसे कहीं अधिक है, इसलिए तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा पाओगे। जून यू की आवाज शांत थी, मानो वह कोई तथ्य बता रहा हो। तुम्हारी रक्षा पंक्ति को भेद नहीं पा रहे। ये यून की आंखों में चमक आ गई। वह अपनी आक्रमण शक्ति को लेकर हमेशा से बहुत आश्वस्त था। मुझे कोशिश करने दो। ये यून ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसका शरीर प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गया, जो सीधे जून यूए की ओर बढ़ रहा था। बूम! ये यून के पीछे प्रज्वलित सूर्य की ऊर्जा का विस्फोट हुआ, जिससे तांग घाटी की एक काल्पनिक छवि बन गई। ये यून की सोनिक डेथ ब्लेड शुद्ध यांग ज्वालाओं से जलने लगी। सैबर ट्रुथ के 32 शब्द सैबर के साथ एक झटके के साथ शुद्ध यांग ज्वालाएं फट पड़ी, जिससे सभी की दृष्टि सफेद प्रकाश से भर गई। ये यून की तलवार ने जून यूए के कवच पर वार किया। दाहिने कंधे से लेकर बाईं जांघ तक तलवार की धार ने कवच को चीर दिया। धातु के कवच पर तलवार के निशान के आसपास का हिस्सा पिघल गया था। वहां 1 मीटर लंबा चौंकाने वाला तलवार का निशान था। ओह! ये यून आश्चर्यचकित रह गया। उसने इस हमले में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जिस क्षण सोनिक डेथब्लेड ने जून यूए पर प्रहार किया, उसने जून यूए के कवच में युआनची का प्रवाह महसूस किया। जून यूए की युआनची धातुई सार के साथ मिलकर एक हो गई थी और उसने उसकी दीप्तिमान सूर्यची को काफी हद तक नष्ट कर दिया था। वह जून यू के शरीर को चोट पहुंचाने में असमर्थ रहा था। शानदार हमला! जून यूए ने दांत पीसते हुए कहा। उसने अपनी युआनची ऊर्जा का संचार शुरू कर दिया। ये यून के हमले को झेलने के बाद उसके माथे की नसें फूल गईं, जिससे वह भयंकर दिखने लगा। लेकिन तुम में अभी भी थोड़ी सी कमी है। जून यू मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। जून यू के चारों ओर मौजूद 24 उड़ती हुई तलवारें अचानक ही उनकी ओर वार करने लगी। धमाका! 24 उड़ती हुई तलवारें बैंगनी टंगस्टन की जमीन में धंस गईं। अपनी युआनची के विस्फोट के साथ ये यून ने सूक्ष्मता की अपनी उच्च सफलता अवस्था का उपयोग किया। हालांकि फिर भी वह ऊर्जा से प्रभावित हुआ। वह पीछे की ओर उड़ गया और जब जमीन पर उतरा तो वह कई दसियों फीट पीछे चला गया। उसकी ची और रक्त में अफरा तफरी मची हुई थी। जून यूए की रक्षा पंक्ति बेहद मजबूत थी। ये कुई यू से बिल्कुल अलग स्तर की थी, जिसे ये यून ने पहले ही परास्त कर दिया था। जून यूए तथाकथित पूर्ण रक्षा के बारे में शेखी नहीं बघार रहा था। जिसकी युआनची उससे कम थी, वह उसके कवच को भेद नहीं सकता था। इस समय जून यू के कवच की मरम्मत शुरू हो चुकी थी। ये यून द्वारा छोड़े गए तलवार के बड़े निशान धीरे धीरे गायब हो रहे थे। कुछ ही देर में तलवार का निशान पूरी तरह गायब हो गया और कवच बिल्कुल नए जैसा दिखने लगा। ऐसा लग रहा था मानो ये यून ने इस पर कभी वार ही न किया हो। ताया डिवाइन सिटी के दर्शक इस दृश्य को देखकर अवाक रह गए कि क्या कहें। कानूनों का इस तरह से दुरुपयोग करना बेहद भयावह था। अगर एक ही वार में जून यू की रक्षा पंक्ति को भेदना संभव न हो तो वह उसे फिर से बहाल कर देता था। जून यू यून लॉन्ग डिवाइन किंगडम के साधक जय जयकार करने लगे। महिला साधिकाएं ही सबसे अधिक जोश से चीखती थीं। योद्धाओं की दुनिया में बलवान और असाधारण प्रतिभा वाले पुरुष आसानी से महिलाओं का दिल जीत लेते थे। जून यू की जीत पक्की है। ताया दिव्य नगर को नष्ट कर दो। इन सभी निकम्मों को मार डालो। युन लॉन्ग दिव्य साम्राज्य के लोग और भी जोर से चिल्लाने लगे, जबकि ताया दिव्य शहर के लोगों की हालत कुछ खास अच्छी नहीं लग रही थी। इस समय जून यू वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। उसने अविश्वसनीय रूप से भारी कवच पहन रखा था और उसके चारों ओर 24 उड़ने वाली तलवारें घूम रही थीं। ये सभी तलवारें अलग अलग वजन और लंबाई की थीं। उनकी उपस्थिति से शक्ति का जबरदस्त आभास होता था। उनकी मजबूत रक्षात्मक क्षमता और अविश्वसनीय आक्रमण शक्ति के कारण अन्य लोग उनसे लड़ने का साहस नहीं जुटा पाते थे। ये यून का चेहरा गंभीर था। ये प्रतिद्वंदी वाकई पेचीदा था। पंचतत्वीय नियम शुद्ध यांग नियमों की तुलना में निम्न श्रेणी के हो सकते हैं, लेकिन जब दूसरे पक्ष की नियमों के बारे में अंतर्दृष्टि उसकी अंतर्दृष्टि से अधिक हो, तो नियमों द्वारा प्रदत्त शक्ति को नियमों की विभिन्न श्रेणियों द्वारा मापा नहीं जा सकता है। ये यून अपने एस्पेक्ट टोटेम का इस्तेमाल केवल अंतिम उपाय के तौर पर करना चाहता था, क्योंकि यह बहुत ही चौंकाने वाला था। अगर उसे इसका इस्तेमाल करना ही पड़ता तो उसे इसके लिए स्पष्टीकरण देना पड़ता। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि सामान्य हमले जून यू को हराने में सक्षम नहीं होंगे। धातु के कवच को नियंत्रित करते हुए जून यू धीरे धीरे उड़ने लगा। हवा में ऊपर पहुंचकर उसने प्रभावशाली ढंग से ये यून को नीचे देखा। उसके शरीर के चारों ओर 24 तलवारें इस तरह से व्यवस्थित थीं जैसे किसी मोर की पूंछ फैली हुई हो। तुम्हारी गति बहुत तेज है और तुम्हारी चाल चलन की तकनीकें मजबूत हैं। अपनी तलवारों को पूरी ताकत से चलाने पर भी मैं तुम्हें गंभीर रूप से घायल नहीं कर सकता, इसलिए मेरे पास अपनी आखिरी तलवार का इस्तेमाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जुन यू ने यह कहते ही उसके शरीर से इंद्रधनुषी प्रकाश की किरणें निकलने लगी। उसके पीछे से एक बैंगनी रंग की ऊर्जा तलवार प्रकट हुई और उसके हाथ में आ गिरी। यह ऊर्जा तलवार पतली और लंबी थी। ऐसा लग रहा था मानो जून यू के हाथ से बैंगनी रंग की प्रकाश किरण निकली हो। बैंगनी किरण को देखकर दर्शकों में से कई लोग बेहद भयभीत हो गए।
एस्पेक्ट टोटेम, ये जून यू का एस्पेक्ट टोटेम है। तलवार के आकार का एस्पेक्ट टोटेम ही वह एस्पेक्ट टोटेम था जिसका तलवारबाज सपना देखते थे। अपने एस्पेक्ट टोटेम को प्रकट करके जून यू पूरी ताकत से हमला करने के लिए तैयार था। अध्याय 322, तेजस्वी सूर्य के सामने चमकता हुआ चंद्रमा। धातु के भारी कवच से ढके और हाथ में टोटेम बीम तलवार लिए हुए जून यू एक युद्ध देवता की तरह दिख रहा था। ये यून, मैं तुमसे एक स्तर ऊपर हूं, फिर भी मैंने तुमसे लड़ने के लिए अपना एस्पेक्ट टोटेम प्रकट किया है। तुम्हें गर्व होना चाहिए। जून यू की आवाज पूरे अखाड़े में गूंज उठी। यह आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली थी। मेरी टोटेम तलवार मेरी उड़ने वाली तलवारों से 100% तेज है। तुम्हारी चलने की तकनीक बेहद तेज है, लेकिन अब देखते हैं कि तुम मेरी तलवार से कैसे बचोगे। जैसे ही जून यू ने ये कहा, युन लॉन्ग डिवाइन किंगडम के योद्धा जयकारे लगाने लगे। जून यू हमला। माहौल में अफरा तफरी मच गई और कई लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। योद्धाओं की दुनिया में एक ही मंच पर विशेषज्ञों को लड़ते देखना सबसे रोमांचक होता था। इस लड़ाई के परिणाम पर राष्ट्रीय गौरव भी टिका हुआ था, इसलिए उनकी भावनाएं आसानी से भड़क उठीं। हाथ में बीम स्वॉर्ड लिए जून यू ने उसे अपने सिर के ऊपर उठा लिया। हालांकि उसका रवैया उदासीन था, लेकिन वह उत्साहित जयकारों से मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह सका। उसने एक गहरी दहाड़ मारी और उसके चारों ओर मौजूद 24 तलवारें तूफान में बारिश की बूंदों की तरह तेजी से बाहर निकल आईं। जून यू द्वारा अपने एस्पेक्ट टोटेम को प्रकट करने के बाद 24 तलवारें पहले की तुलना में कहीं अधिक तेज हो गईं। ये यून ने अपनी पुतलियों को सिकोड़ा और तेजी से पीछे हट गया। चा चा चा, बैंगनी रंग की टंगस्टन टाइलें जहां ये यून खड़ा था टूट गईं। उसी क्षण जून यूए की किरण तलवार ये यून पर वार करने के लिए आगे बढ़ी। इस तलवार ने ये यून के स्थान को चिन्हित कर लिया था और वह अदम्य शक्ति के साथ उसकी ओर बढ़ रही थी। एक्सट्रीम किल वॉल्ट ऑफ हेवन ल्यूमिनस मून स्वॉर्ड। जैसे ही जून यू ने अपनी तलवार लहराई, उसके पीछे स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यू एकत्रित हो गए, जिससे एक पन्ना हरे रंग की प्रेत छवि बन गई जो चमकदार चंद्रमा से मिलती जुलती थी। आकाश में झिलमिलाता हुआ चमकदार चंद्रमा धुंध से ढका हुआ था, जिससे वह रहस्यमय प्रतीत हो रहा था, मानो वह कोई अछूत चीज हो। जून यू के हाथों में मौजूद टोटेम तलवार अचानक ऊपर उठी। तलवार एक प्रकाश स्तंभ की तरह बन गई और सीधे बादलों की ओर चली गई। तलवार का ये वार मानो आकाश के गुंबदों को चीर सकता था। इस क्षण जून यू के प्रभावशाली कवच और उनकी शानदार तलवारबाजी का एक बेहतरीन संयोजन देखने को मिला। इसने एक सशक्त दृश्य प्रभाव उत्पन्न किया, जिससे दर्शकों की जयकार चरम पर पहुंच गई। इस तलवार का सामना करते हुए ये यून का मन एकदम स्थिर था। दोनों हाथों से कृपान को पकड़े हुए उसने अपने शरीर की ऊर्जा को प्रवाहित किया और प्रज्वलित सूर्य ऊर्जा रेडियंट संची का संचार शुरू हो गया। ये यून जानती थी कि सेबर ट्रुथ के 32 शब्दों की कृपान शक्ति और ताया पवित्र तकनीक जून यूए के हमले का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। नहीं वे जून यूए की पूर्ण रक्षा को भेज सकते थे। ये यून ने अपने विचार बैंगनी क्रिस्टल में भेजे। बैंगनी क्रिस्टल के केंद्र में एक छोटी सी लौ धीरे धीरे जल रही थी। ये छोटी सी लौ शुद्ध यांग आत्मा थी, जिसे यून ने जलते हुए नरक में कैद कर लिया था। शुद्ध यांग आत्मा एक दिव्य वस्तु थी, जिसे फॉलन स्टारगेट के भीतर मौजूद अनंत शुद्ध यांग सार से संघनित किया गया था। यहाँ तक कि ऋषियों के लिए भी इसे कुछ 100 वर्षों में परिष्कृत करना कठिन होता। और अब इसे बैंगनी क्रिस्टल के भीतर सील कर दिया गया था, जिससे ये बैंगनी क्रिस्टल का स्वयं का शुद्ध यांग ऊर्जा का स्रोत बन गया। आपकी शक्ति मुझे प्रदान की जाएगी। अपनी आध्यात्मिक दुनिया में ये यून ने बैंगनी क्रिस्टल के भीतर मौजूद शुद्ध यांग आत्मा को सीधे देखा। उसकी आवाज में एक दबंग भाव था। बैंगनी क्रिस्टल ने स्वर्ग पृथ्वी युआनची ऊर्जा को एकत्रित करना शुरू कर दिया और ऊर्जा का प्रवाह तेजी से होने लगा। एक जोरदार धमाके के साथ जो पहले एक छोटी सी लौ धीरे धीरे जल रही थी, वह अचानक तेज हो उठी। ये यून की नसों में अत्यंत शुद्ध यांग ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था। इस समय जलती हुई लौ को शरीर में घुमाते हुए उसके शरीर के हर रोम से प्रज्वलित शुद्ध यांगची बाहर निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो ये यून का शरीर सूर्य के शरीर में परिवर्तित हो गया हो। सेबर ट्रुथ के 32 शब्द सर्वोच्च शासन। सोनिक डेथ ब्लेड को हाथ में लिए हुए ये यून का वार ऐसा था मानो कोई शक्तिशाली देवता अवतरित हो गया हो, मानो कोई सूर्य नश्वर लोक में प्रवेश कर गया हो। ये यून के पीछे तान घाटी की छवि एक विशाल चित्र पत्थर की तरह थी। इसने पूरे अखाड़े को ढक रखा था। ऊपर से देखने पर पता चलता था कि अखाड़े के गुंबद के ऊपर युआनची की जलती हुई ज्वाला थी। जून यू बेहद घबरा गया था, लेकिन फिर भी उसने अपनी वॉल्ट ऑफ हेवन ल्यूमिनस मून स्वॉर्ड को शक्ति प्रदान की और ये यून पर वार किया। प्रकाशमान चंद्रमा तेजस्वी सूर्य के सामने, धातु शुद्ध यांग के सामने। धमाका, एक भयानक विस्फोट हुआ और दुनिया सन्नाटे में डूब गई। वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे स्तब्ध रह गए, वे बस देखते रह गए। उन्होंने हवा में जलती हुई शुद्ध यांग ज्वाला को देखा। ऐसा लग रहा था मानो सूर्य ने चमकते हुए चंद्रमा को निगल लिया हो। शुद्ध यांग ची ऊर्जा के प्रज्वलन के साथ ही धातु पिघल गई। ये यून के वार से जून यूए की टोटेम तलवार के 2 टुकड़े हो जाने पर उसने गहरी दहाड़ मारी। ये यून की तलवार रुकी नहीं और जून यूए के कवच पर लगातार वार करती रही। तलवार ने उसके कंधे से लेकर जांघ तक तिरछे वार किए। पेंग, जून यू उड़कर बाहर निकली और डिवाइन वाइल्डनेस स्टेज के किनारे स्थित बैंगनी टंगस्टन की दीवारों से जोर से टकरा गई। जून यू के प्रहार से 1 फुट लंबी बैंगनी रंग की टंगस्टन की दीवार गिर पड़ी। का जून यू का युद्ध कवच चूर चूर हो गया। उसका धात्विक कवच शुद्ध यांग ऊर्जा की प्रज्वलन शक्ति को सहन नहीं कर सका। ये बीच से पिघलने लगा, जबकि यून की शुद्ध यांग कृपाण ऊर्जा जून यू के शरीर में गहराई तक प्रवेश कर गई, जिससे उसके सभी आंतरिक अंग और नसें जलने लगी। जून यू ने मुंह से खून थूक दिया, उसका चेहरा लाल हो गया और उसका शरीर कांपने लगा। उसके कंधे से जांघ तक खून की एक लकीर बन गई और खून तेजी से बहने लगा, लेकिन जलते हुए गर्म कवच ने उसे तुरंत जलाकर राख कर दिया।
ये यून के हमले ने जून यूए के मांस और पसलियों को पूरी तरह से चीर दिया था। तलवार से लगी चोट के अलावा शुद्ध यांगची के कारण उसे आंतरिक चोटें भी आई थीं। उसे लगी चोटें भयानक थीं। ये यून ने सोनिक डेथब्लेड को हाथ में लिए हुए अपने पैरों के पंजों पर उतरा। सोनिक डेथब्लेड खून से सना हुआ नहीं था, लेकिन शुद्ध यांगची से गर्म होकर लाल हो गया था। ये यून द्वारा किया गया हमला शुद्ध यांग आत्मा की ऊर्जा से संचालित था। स्वर्ग पृथ्वी युवांची और शुद्ध यांग आत्मा के बीच एक माध्यम होने के नाते ये यून ने स्वयं बहुत सारी युवांची का उपभोग किया था। इस समय उसके चारों ओर की शुद्ध यांगची ऊर्जा अभी भी प्रज्वलित थी। उठती हुई सुनहरी लपटें ये यून के उतरने के बाद एक लंबी लकीर छोड़ती गईं। वे किसी फीनिक्स पक्षी के पंखों के सुंदर फड़फड़ाने के दृश्य की तरह लग रही थीं। यह देखकर पूरा दर्शक वर्ग शांत हो गया, विशेषकर युनलॉन्ग डिवाइन किंगडम के योद्धा। उनका उन्मादपूर्ण जयकाराना अचानक सन्नाटे में बदल गया। सब कुछ ही सेकंड में घटित हो गया, जिसके परिणामस्वरूप उनके चेहरों पर अभी भी उन्मादपूर्ण भाव बने हुए थे। जून यू हार गई। अंतिम क्षण में जून यू ने अपने एस्पेक्ट टोटेम को प्रकट किया और पूरी ताकत लगा दी, लेकिन फिर भी वह अपनी चरम सीमा पर होने के बावजूद यून से हार गया। युनलॉन्ग डिवाइन किंगडम के योद्धाओं को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। जून यू के प्रति दीवानी कई लड़कियां अब भी अवाक रह गई थीं। उनमें से कई लोग लंबे समय से जून यू के प्रशंसक थे। वे उनके दिलों में अजेय युद्ध देवता थे, लेकिन अब जून यू पराजित हो चुके थे। ये यून का आखिरी हमला इतना शक्तिशाली कैसे था? कई लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। शुरुआत में ये यून स्पष्ट रूप से जून यूए की रक्षा पंक्ति को भेद नहीं पा रहा था, लेकिन उसके आखिरी हमले ने उसे एक ही वार में हरा दिया। मुझे नहीं पता, शायद यह उसकी गुप्त चाल हो। लोग इसे केवल इसी तरह समझ सकते थे। शुद्ध यांग ऊर्जा ये यून के शरीर में मौजूद बैंगनी क्रिस्टल के भीतर छिपी हुई थी। जब इसने शुद्ध यांग ऊर्जा उत्सर्जित की तो यह उस शुद्ध यांग ऊर्जा से बहुत अलग नहीं थी जो ये यून आमतौर पर उत्सर्जित करता था। इसलिए किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना महसूस किया कि इस अचानक हुए विस्फोट के दौरान ये यून की यांग ऊर्जा की शुद्धता और शक्ति एक स्तर ऊपर उठ गई। चिकित्साकर्मी मंच के किनारे पहुंचे और जून यू की चोटों की जांच शुरू कर दी। जून यूए बुरी तरह घायल हो गया था। आखिरी क्षण में ये यून अपनी चरम शक्ति पर मौजूद जून यूए से लड़ रहा था। वह ढिलाई नहीं बरत सकता था, अन्यथा उसकी निश्चित रूप से हार हो जाती। ये यून बनाम जून यू। विक्टर ये यून ताया डिवाइन सिटी के कानून प्रवर्तक ने युद्ध का परिणाम सुनाया। आमतौर पर शांत रहने वाला वह कानून प्रवर्तक भी इतना उत्साहित था कि उसकी आवाज कांप रही थी। इस मैच में जीत का मतलब यह था कि किशोर समूह का चैंपियन संभवतः ताया दिव्य साम्राज्य से संबंधित था। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद दर्शक जोरदार जयकारे लगाने लगे। ये यून ताया डिवाइन सिटी के योद्धा जोर जोर से चिल्ला रहे थे। उनके चेहरे पर खुशी और उन्माद के भाव साफ झलक रहे थे। आरंभ से ही ताया दिव्य नगरी के योद्धाओं में शक्ति की कमी थी, इसलिए उन्हें ज्यादा उम्मीद नहीं थी। जब उन्हें अचानक अंतिम विजय प्राप्त हुई तो इस अप्रत्याशित खुशी ने उन्हें परमानंद से भर दिया। इस लड़के ने तो खूब लड़ाई की। हाँ, एल्डर स्टैंड में कांग यान जोर से हंसने लगा। उसके चेहरे की मुस्कान उसके कानों तक पहुंच गई। ये यून की जीत ने इस बूढ़े आदमी को, जिसकी कोई खास छवि नहीं थी, बहुत घमंडी बना दिया। उसे अचानक कुछ याद आया और उसने उन दो युनलॉन्ग डिवाइन किंगडम एल्डर्स की तरफ देखा जो पहले ही यून को नीचा दिखा रहे थे। उसके चेहरे पर मानोभाव था, तुम दोनों कल मेरे साथ जो हुआ उसके बारे में बात करें। दोनों बुजुर्गों के चेहरे पहले से ही विकृत थे और अब उनके सामने कैंग यान की दयनीय मुस्कान एक गुलदाउदी के फूल की तरह लटक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने एक विशाल मक्खी निगल ली हो, और वह भी हरे सिर वाली। वे कैंग यान को अनदेखा करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। वे जानते थे कि जिस क्षण वे जवाब देंगे उनका उपहास उड़ाया जाएगा। ये यून ने मुझे वाकई में बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। यहाँ तक कि शांत और उदासीन ताया डिवाइन सिटी के नगर प्रमुख भी अच्छे मूड में थे और उन्होंने दिल खोलकर हंसी दी। उसके बगल में 7 स्टार पैगोडा के मालिक का चेहरा अब उदास था। युद्ध का परिणाम उनकी अपेक्षाओं से बिल्कुल परे था। उन्होंने मूल रूप से गठबंधन प्रतियोगिता का प्रस्ताव इसलिए रखा था क्योंकि वे युनलॉन्ग 72 पैगोडा की युवा पीढ़ी के कुछ प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बारे में जानते थे। वे अपने समकक्षों के विरुद्ध अजेय थे और ताया दिव्य नगरी पर शैपर्ड बॉय के ताया दिव्य साम्राज्य की सीमाओं के भीतर प्रकट होने का दबाव था, इसलिए उनके पास समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि अब जून यू की असफलता 7 स्टार पैगोडा के मालिक के लिए एक बड़ा झटका साबित हुई। उनकी हार के साथ ही 60% सीटें हासिल करने की योजना भी खत्म हो गई। 7 स्टार पैगोडा के मालिक ने गहरी सांस ली और अधेड़ उम्र के विद्वान से कहा, किशोरों का समूह तो बस शुरुआत है। श्रीमान नगर स्वामी, क्या आप जल्दबाजी में हंस तो नहीं रहे हैं? 7 स्टार पैगोडा के स्वामी ने अधेड़ उम्र के विद्वान से सीधे सीधे कहा। उनका मानना था कि युवा वर्ग और सभी वर्गों में ताया दिव्य नगरी में अब कोई भी नहीं बचा है। याओ दाओ और यान कियान काफी नहीं है। युनलॉन्ग के 72 पैगोडा सब कुछ जीत लेंगे और ताया दिव्य राज्य को कुछ भी नहीं बचेगा। दुर्भाग्यवश वे किशोरों के समूह को खो बैठे थे। हालांकि युनलॉन्ग 72 पैगोडा अंततः जीत गए, लेकिन 7 स्टार पैगोडा के मालिक अब हंस नहीं सकते थे। उन्हें ये यून जैसे किसी व्यक्ति की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अगर उन्हें उसके बारे में पहले पता होता तो वे किशोर और युवा खिलाड़ियों के मुकाबलों को अलग अलग नहीं करते। केवल एक समग्र समूह होता और सभी स्थान समग्र समूह के परिणामों के आधार पर तय होते। तब ये यून चाहे कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, वह अपने से 4-5 साल बड़े प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ निश्चित रूप से जीत नहीं पाता। अधेड़ उम्र के विद्वान ने हंसते हुए कहा, मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगता। आपके देश का मकसद यही था कि इस साल हमारे ताया दिव्य नगर की नई पीढ़ी अभी तक पुरानी पीढ़ी की जगह लेने के लिए तैयार न हो, और चरवाहे लड़के के दबाव में आकर आपने मुझे प्रस्तावित गठबंधन प्रतियोगिता स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया।
लेकिन अब जब ताया दिव्य नगर ने आपसे 1/3 सीटें छीन ली हैं, तो मुझे हंसने का क्या हक नहीं है। हम्फ। 7 स्टार पैगोडा के मालिक ने नाक सिकुड़ी और चुप रहे। उन्होंने साधकों को किशोर और युवा समूहों में विभाजित किया था ताकि वे यून लॉन्ग 72 पैगोडा की शक्ति का प्रदर्शन कर सके, लेकिन अंत में उन्होंने एक पत्थर उठाया और उसे अपने ही पैरों पर गिरा दिया। अध्याय 323 युवा वयस्कों का संघर्ष। क्या यून लॉन्ग दिव्य साम्राज्य से कोई यून को चुनौती देना चाहता है? दिव्य वन्य मंच पर रेफरी ने जोर से पूछा। यून लॉन्ग दिव्य साम्राज्य के अभी भी 4 और लोग बचे थे जो यून द्वारा जून युए को हराने के बाद भी आगे नहीं आए थे। वे यून को चुनौती देने के योग्य थे। उन चारों के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी, लेकिन उनमें से कोई भी वास्तव में यून से लड़ने के लिए मंच पर नहीं गया। ताकत में इतना अंतर था कि ताकत के मामले में आगे बढ़ने का नतीजा यही होता कि यून उन्हें बुरी तरह पीट देता। इसलिए मंच पर जाना या न जाना बेमानी हो गया था। रेफरी के प्रश्न का किसी ने उत्तर नहीं दिया। रेफरी द्वारा 3 बार वही कथन दोहराने के बाद उन्होंने जोर से कहा, यून लॉन्ग दिव्य राज्य से कोई चुनौती नहीं दे रहा है, इसलिए मैं अब घोषणा करता हूं कि गठबंधन टूर्नामेंट के ताया दिव्य राज्य बनाम यून लॉन्ग दिव्य राज्य किशोर वर्ग में विजेता ताया दिव्य राज्य है। रेफरी की आवाज में उत्साह झलक रहा था क्योंकि ताया डिवाइन सिटी के दर्शक जोरदार जयकारे के साथ फूट पड़े थे। ये जीत वाकई चौंकाने वाली थी। ये सोचकर कि ताया डिवाइन सिटी की नई पीढ़ी अभी पुरानी पीढ़ी की जगह लेने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी उन्होंने किशोर वर्ग की प्रतियोगिता में यून लॉन्ग 72 पैगोडा को हरा दिया। यह उपलब्धि गर्व करने लायक थी, लेकिन ताया डिवाइन सिटी के सभी साधक खुश नहीं थे। इस समय ली हुंग, यांग हाओरान और उनके साथियों के चेहरे शोरगुल भरी जयकार सुनकर बिगड़ गए थे। विशेष रूप से यांग हाओरान ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच रखी थी, उसके नाखून उसकी त्वचा में गहरे धंसे हुए थे। अपने कट्टर दुश्मन को ताया दिव्य साम्राज्य का नायक बनते और यहां तक कि नगर प्रमुख का ध्यान आकर्षित करते हुए देखकर, साथ ही कांगयान, जियांगे और युहुआ द्वारा यून को दिए गए समर्थन और कृपा के कारण यून से बदला लेने की उसकी उम्मीदें एक मजाक बनकर रह गईं। ताया दिव्य साम्राज्य के नायक होने की प्रतिष्ठा के मुकाबले टूटी हुई बांह के साथ वह एक खोए हुए कुत्ते से कम नहीं था। इस अंतर ने यांग हाओरान को ऐसी पीड़ा दी जिसे और अधिक विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं थी। इस समय दिव्य वन्य मंच पर मौजूद रेफरी भी बेहद उत्साहित थे और उन्होंने जोश भरी आवाज में घोषणा की, अगला चरण है युवा वर्ग की प्रतियोगिता। यून लॉन्ग दिव्य राज्य और ताया दिव्य राज्य के 15-18 वर्ष आयु वर्ग के साधक मंच पर आकर मुकाबला करेंगे। रेफरी के ऐसा कहते ही यून लॉन्ग दिव्य राज्य के दर्शक उत्साहित हो गए। ये यून के कारण उनका उत्साह ठंडा पड़ गया था और अब वे गुस्से से भर उठे थे। अब जब ये युवा वर्ग की लड़ाई थी तो यून लॉन्ग दिव्य राज्य का युवा वर्ग कुलीन वर्ग से भरा हुआ था। इसकी तुलना में ताया दिव्य शहर का युवा वर्ग मुट्ठी भर बिल्ली के बच्चों जैसा था। लड़ाई का परिणाम क्या होगा इसमें कोई संदेह नहीं था। यून लॉन्ग दिव्य साम्राज्य की जीत निश्चित है। यून लॉन्ग दिव्य साम्राज्य के कुछ साधकों ने जोर से चिल्लाकर कहा। वे अपने ऊपर हुए अपमान का बदला लेने के लिए उत्सुक थे। इन्हें मिटा दो, ताया दिव्य नगर को मिटा दो। यून लॉन्ग दिव्य साम्राज्य के दर्शक उत्साहित थे। ताया दिव्य साम्राज्य की ओर से भी दर्शक उत्साहपूर्वक जयकारे लगा रहे थे। स्थिति ऐसी लग रही थी मानो ताया दिव्य साम्राज्य और यून लॉन्ग दिव्य साम्राज्य के दर्शक आपस में लड़ने ही वाले हों। ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। ये यून जो दर्शक दीर्घा में बैठा था, ये दृश्य देखकर आह भरी। लेकिन ये स्वाभाविक था। उसके पिछले जीवन में कुछ ऐसे खेल मुकाबले हुए थे जिनमें दर्शक खेल देखते देखते इतने उत्तेजित हो जाते थे कि भगदड़ और अन्य दुर्घटनाएं हो जाती थी, और ये तो योद्धाओं की दुनिया है। उसके पिछले जीवन के खेलों की तुलना में कुलीन खिलाड़ियों का आपस में मुकाबला कहीं अधिक महत्वपूर्ण था और इसके साथ ही रोमांच भी कहीं अधिक था। ये यून ने एल्डर स्टैंड में बैठे कांगयान की ओर देखा। उसने अपनी आवाज में कहा, सीनियर कांगयान, मैं युवा वर्ग के मैचों में भाग नहीं ले सकता, है ना? अभी बेहद घमंडी कांगयान ये यून की युवांची की आवाज सुनकर चौंक गया। नहीं, तुम नहीं कर सकते। हालांकि तुम 2 दिन बाद होने वाले ग्रुप मैचों में भाग ले सकते हो। प्रतियोगियों को आराम करने और ठीक होने का समय देने के लिए, जिससे वे अपनी सर्वोत्तम स्थिति में आ सके, समग्र समूह प्रतियोगिता 2 दिन बाद निर्धारित की गई थी। ठीक है, मुझे समझ आ गया। तो फिर मैं तलवारों के मकबरे में जाना चाहता हूँ। शुद्ध यान तलवार महल की तलवार विद्या अत्यंत गहन थी। ये यून को हमेशा लगता था कि तलवार विद्या के बारे में उसकी समझ अभी भी अपर्याप्त है। मार्शल आर्ट का मार्ग खतरों और कठिनाइयों से भरा था और इसे स्वर्ग को चुनौती देना कहा जा सकता था। ये यून को स्वयं को मजबूत करने के लिए हर अवसर का लाभ उठाना था। तलवार की कब्र, तुम ऐसे ही जा रहे हो? क्या तुम युवा वर्ग के मैच नहीं देखोगे? कांगयान ने हैरानी से कहा। तुम तो हर पल का भरपूर आनंद ले रहे हो। मैं नहीं देखूंगा। ये यून ने सिर हिलाया। दरअसल सामूहिक मुकाबले से पहले यून लॉन्ग डिवाइन किंगडम के विशेषज्ञों का प्रदर्शन देखना जरूरी था। हालांकि ये यून घमंडी नहीं था और अपने दुश्मनों को कम नहीं आंक रहा था, बल्कि उसे लगता था कि जिसे वह सच में देखना चाहता है वह आने वाले युवा वर्ग के मुकाबलों में नहीं दिखेगा, और अगर दिखेगा भी तो वह अपना पूरा जोर नहीं लगाएगा। उस स्थिति में उसके देखने या न देखने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, कांगयान ने सिर हिलाया और ये यून को रास्ता दिखाने के लिए खड़ी हो गई। इस समय यून लॉन्ग दिव्य साम्राज्य के दर्शकों की जयकार चरम पर पहुंच चुकी थी। यून लॉन्ग दिव्य साम्राज्य के साधकों की ओर से पीले वस्त्र पहने एक मोटा व्यक्ति दिव्य वन्य मंच पर कूद पड़ा। उसने मुट्ठी उठाए और जोर से चिल्लाया, यून लॉन्ग की जीत पक्की है। यून लॉन्ग की जीत पक्की है। यून लॉन्ग की जीत पक्की है। यून लॉन्ग डिवाइन किंगडम के दर्शकों ने उमड़ती लहर की तरह प्रतिक्रिया दी। इस क्षण उस मोटे व्यक्ति ने अपने दोनों हाथ नीचे कर लिए और भीड़ को शांत रहने का इशारा किया।
उसने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और ताया दिव्य राज्य के साधकों की ओर देखते हुए कहा, आज मैं यूनलोंग दिव्य राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए ताया दिव्य नगर पर युद्ध की घोषणा करता हूँ। ये कहते हुए उन्होंने अपनी तर्जनी उंगली से ताया दिव्य नगरी की ओर इशारा किया और कहा, मैं अकेला ही काफी हूँ। मुझसे कौन लड़ेगा? तुम जितने भी भेजोगे मैं उनसे लड़ लूंगा। उस मोटे आदमी के शब्द बेहद जोशीले और उत्तेजक थे। जब उसने इतने दबंग और घमंडी अंदाज में युद्ध की घोषणा की तो यूनलोंग दिव्य राज्य के दर्शक एक बार फिर जयकारे लगाने लगे। इससे पहले किशोर वर्ग के मुकाबलों में यी यून ने 5 लोगों के खिलाफ होने के बावजूद जीत हासिल की थी। इससे वे अंदर ही अंदर गुस्से से भरे हुए थे, लेकिन अब उस मोटे आदमी की दबंग युद्ध घोषणा से उनके द्वारा झेली गई सारी शर्मिंदगी बाहर निकल रही थी। वे सभी बेहद उत्साहित थे। आपका ताया दिव्य नगर भले ही अनेकों के विरुद्ध अकेला खड़ा रहा हो, लेकिन हमारा यूनलोंग दिव्य साम्राज्य भी ऐसा कर सकता है। यह मोटा आदमी खुद को क्या समझता है? ताया डिवाइन सिटी की तरफ से प्रतिभागी बेहद गुस्से में थे। यान कियान का चेहरा बेहद बिगड़ गया था। क्या वह हमारे ताया दिव्य नगर को इस तरह धमका रहा है जैसे हमारा कोई अस्तित्व ही न हो? जितने लोगों को भेजो उतने को ले लो का उसका क्या मतलब है? ये शब्द तो बहुत ही घमंड भरे लगते हैं। हमारे पास तो युवा वर्ग के लिए सिर्फ 2 ही लोग हैं जिन्हें हम भेज सकते हैं। एलायंस टूर्नामेंट के नियमों के अनुसार सभी प्रतिभागियों को केवल एक ही हार की अनुमति थी। एक बार हारने के बाद वे समूह चैंपियनशिप में भाग नहीं ले सकते थे। इससे पहले ताया डिवाइन सिटी के युवा वर्ग के छोटे समूह के मुकाबलों में 4 में से 3 समूह बाहर हो चुके थे। केवल एक समूह बचा था और उस समूह में केवल यान कियान और याओ दाओ ही अपराजित रहे थे। उस मोटे आदमी के शब्द तो अच्छे से कहे गए थे, लेकिन असल में यह 1 के मुकाबले 2 की लड़ाई थी और यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। वह तो बस यूनलोंग दिव्य साम्राज्य के दर्शकों की इच्छा पूरी कर रहा है। इस तरह युद्ध की घोषणा करके वह अपनी लोकप्रियता बढ़ा सकता है। यह मोटा आदमी वाकई बड़ा धूर्त है। यान कियान के बगल में खड़े याओ दाओ ने अपनी राय व्यक्त की। ये दोनों पूर्व प्रतिद्वंद्वी अब युद्ध में साथी बन चुके थे। एक ऐसा आदमी जो बस ऐसे ही मजे करता है कितना ताकतवर हो सकता है। हालांकि ताया डिवाइन सिटी के युवा वर्ग में हम दोनों ही बचे हैं, लेकिन हम उससे हार नहीं मानेंगे। मैं ऊपर जाकर उसका काम तमाम कर दूंगा। यान कियान ने दिव्य वन्य मंच पर छलांग लगाते हुए कहा, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। यान कियान। ताया डिवाइन सिटी के साधकों ने यान कियान का उत्साहवर्धन करने के लिए जोर जोर से नारे लगाए। ताया डिवाइन सिटी के अर्थ रोल में शीर्ष रैंक वाले लोगों में से एक होने के कारण वह बेहद लोकप्रिय थे। ताया डिवाइन सिटी के युवा वयस्क विभाग की एकमात्र उम्मीद यान कियान और याओ दाओ ही थी। हे मोटे आदमी ने यान कियान की ओर देखा और उसके होठों पर एक धूर्त मुस्कान फैल गई। अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए उसने यान कियान से शुरुआत की। कुछ ही समय में यह उनका व्यक्तिगत प्रदर्शन होगा। आज के युवा वर्ग के मैच के बाद इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह यूनलोंग दिव्य साम्राज्य में सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति बन जाएगा। वह इस एक लड़ाई से मिलने वाली प्रसिद्धि के लिए उत्सुक था। टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करके पुरस्कार के अलावा वह यूनलोंग दिव्य साम्राज्य के उच्च अधिकारियों का ध्यान भी आकर्षित कर सकता था। इसके कई फायदे थे। मोटे लड़के ने अनजाने में ताया डिवाइन सिटी के किशोर वर्ग के प्रतिभागियों की बेंचों पर नजर डाली और मुस्कुराया। उसे पता था कि 2 दिन बाद उसकी मुलाकात ही उनसे सामूहिक मैच में होगी। वह अपने भावी प्रतिद्वंद्वी को अपना प्रदर्शन दिखाना चाहता था, लेकिन इस नजर ने उनके चेहरे के भावों को सख्त कर दिया, क्योंकि इस समय यी यून अपना सोनिक डेथब्लेड लिए हुए अखाड़े के निकास द्वार की ओर बढ़ रहा था। उस मोटे व्यक्ति के नजरिए से वह केवल यी यून की पीठ ही देख पा रहा था। क्या वो बच्चा? उस मोटे आदमी के माथे की नसें उभरी हुई थीं। क्या उसकी उपेक्षा की गई थी? यी यून सचमुच अपना मैच देखे बिना ही अखाड़ा छोड़कर चला गया। वह खुद को क्या समझता था? यी यून को पीछे मुड़े बिना अखाड़े से जाते देख उस मोटे आदमी का चेहरा उदास हो गया। 2 दिन में मैं तुम्हें शिष्टाचार सिखाऊंगा। उस मोटे आदमी ने मुट्ठी भींच ली और घृणा भरे विचार मन में आने लगे। फिर वह यान कियान की ओर मुड़ा और ठंडे स्वर में बोला, यान कियान है ना, मैं तुम्हें 10 चालों से भी कम में हरा दूंगा। कितनी हिम्मत है? यान कियान ने तलवार निकाली और सीधे उस मोटे आदमी की भौहों की ओर इशारा किया। हारने वाला व्यक्ति तुम ही होगे। अध्याय 324 कियान शुई परिवार वंश। ताया दिव्य साम्राज्य के राजपरिवार के सदस्य के रूप में यान कियान इस गठबंधन प्रतियोगिता के लिए ताया दिव्य नगर में दूसरे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। यान कियान हमेशा से ही स्वाभिमानी थे, लेकिन यूनलोंग दिव्य साम्राज्य के किसी व्यक्ति के विरुद्ध उन्होंने अपना स्वाभिमान त्याग दिया और अपना सारा ध्यान और शक्ति केंद्रित कर ली। युद्ध से पहले उन्होंने यूनलोंग डिवाइन किंगडम के प्रतिभाशाली लोगों के बारे में भी जानकारी एकत्र की थी। हालांकि गठबंधन प्रतियोगिता अचानक ही घटित हो गई थी और यूनलोंग 72 पैगोडा और ताया दिव्य नगर के बीच की दूरी बहुत अधिक होने के कारण इतने कम समय में यूनलोंग 72 पैगोडा के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना कठिन था। यान कियान भी शाही परिवार की शक्तियों का उपयोग करने में असमर्थ था, इसलिए उसने जो भी जानकारी जुटाई वह केवल सामान्य जानकारी थी। यूनलोंग 72 पैगोडा के प्रतिभाशाली लोगों के बारे में यान कियान को जो सामान्य जानकारी मिली वह बेहद सीमित थी। यान कियान को केवल उनके हथियारों और आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले हमलों के बारे में ही पता था। उनके तुरुप के पत्तों और घातक चालों के बारे में भी यान कियान विस्तार से जानकारी नहीं जुटा पाया था। उदाहरण के लिए जून यू के बारे में जानकारी बहुत कम थी और उसके सामने खड़े मोटे व्यक्ति के बारे में भी यही हाल था। यान कियान को बस इतना पता था कि यह मोटा ताजा व्यक्ति दिव्य वन्य रहस्यवादी कबीले से आया है। दिव्य वन्य कबीले से जुड़ी कोई भी चीज साधारण नहीं होती। उनका वंश अज्ञात होता है और उनके कबीले की रहस्यमय तकनीकें भी अज्ञात होती हैं। उदाहरण के लिए पहले वाला कठपुतली मास्टर कुई यू भी एक दिव्य वनवास रहस्यवादी जनजाति से था,
लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह मोटा व्यक्ति कुई से कहीं अधिक शक्तिशाली था। हालांकि यान कियान ने इस लड़ाई में अपनी उपस्थिति नहीं खोई थी, लेकिन वह जानता था कि यह लड़ाई बेहद कठिन होगी। मैच शुरू होने दीजिए। रेफरी की घोषणा के साथ ही यान कियान के शरीर के चारों ओर प्रकाश फैल गया और उसके पीछे एक बाघ प्रकट हुआ। ये यान कियान का एस्पेक्ट टोटेम था। गर्जन। जैसे ही यान कियान आगे बढ़ा, बाघ दहाड़ उठा। आगे बढ़ते हुए उसका शरीर आग की लिपटों से जलने लगा। ये शुद्ध यान ज्वाला थी। ताया दिव्य शहर के कुलीन वर्ग में से एक और शाही परिवार के सदस्य के रूप में यान कियान की मूल साधना तकनीक भी ताया पवित्र तकनीक थी। ये यून की ताया पवित्र तकनीक की तुलना में यान कियान की ताया पवित्र तकनीक तान घाटी के तेजस्वी सूर्य की आभा उत्पन्न करने में असमर्थ थी। हालांकि युआन आधारभूत स्तर के मध्य चरण में उसकी साधना के कारण उसके शरीर के चारों ओर जलती हुई शुद्धयान ज्वालाएं और भी अधिक क्षेत्र को घेर लेती थीं। उफ! अपनी तलवार से वार करते हुए शुद्धयान ज्वालाएं भड़क उठीं। उसी समय यान कियान के पीछे मौजूद बाघ ने उस मोटे व्यक्ति पर हमला कर दिया। बाघ दहाड़ा और अपने नुकीले पंजों से नीचे की ओर वार किया। उस मोटे आदमी ने मुस्कुराते हुए अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और सिर्फ अपनी बांह से ही बाघ के पंजे के हमले को रोक दिया। मौत को दावत देना। यान कियान के चेहरे पर जानलेवा इरादा साफ झलक रहा था। इस मोटे आदमी को अपनी बांह बचाने की कोई चाहत नहीं थी, तभी उसने टोटेम बाघ के नुकीले पंजों को रोकने के लिए उसका इस्तेमाल किया। पेंग! एक जोरदार झटके के साथ मोटे आदमी का शरीर कांप उठा और वह आधा कदम पीछे हट गया। उसने अपने पैरों को बैंगनी टंगस्टन की सतह पर जोर से दबाया, जिससे एक गहरा पदचिह्न बन गया। उसके हाथ पर लिपटा कपड़ा फट गया था, लेकिन उसका हाथ ठीक था। फैटी के होठों के कोनों पर एक मुस्कान फैल गई। उसने सचमुच अपने हाथ का इस्तेमाल करके टोटेम बाघ के हमले को रोका था। क्या? यान कियान बेहद घबरा गया। ये कैसे संभव था? उसके पीछे खड़ा बाघ एक विकृत स्वर्ण नेत्र बाघ था। इस प्रकार के निर्जन प्राणी की शक्ति अपार थी। यह अपने पंजे के एक ही वार से एक छोटे पहाड़ को चकनाचूर कर सकता था। यह वास्तव में पहाड़ को चकनाचूर करने की क्षमता रखता था। उसके पीछे मौजूद एस्पेक्ट टोटेम शायद एक असली उत्परिवर्तित गोल्डन आइड टाइगर से कमजोर हो, लेकिन उसका हमला ऐसा नहीं था जिसे युआन फाउंडेशन क्षेत्र का योद्धा अपने शरीर से झेल सके। यान कियान का मानना था कि किन्हाओटियन के पास भी इतनी भयानक शारीरिक शक्ति नहीं होगी। क्या ये वही रहस्यमयी तकनीक हो सकती है जो उस मोटे व्यक्ति के दिव्य वनवास रहस्यवादी कबीले से संबंधित थी? यान कियान शायद इससे चकित था, लेकिन उसने अपने हमले को गंभीरता से लिया। जैसे ही शुद्धयान ज्वालाएं उस मोटे व्यक्ति पर भड़क उठी, उसने अपनी तलवार से वार किया। पेंग! उस मोटे आदमी ने अपने दोनों बड़े हाथों को आपस में जोड़कर यान कियान की तलवार को जकड़ लिया। उफ! यान कियान ने ताया पवित्र तकनीक को चरम सीमा तक इस्तेमाल किया। वह मोटा व्यक्ति शायद यान कियान की तलवार को रोक सकता था, लेकिन यान की शुद्ध ज्वालाओं के सामने वह जलती हुई लिपटों को नहीं रोक सका। आग की लिपटों ने उसके शरीर को घेर लिया। मोटे आदमी का शरीर आग की लिपटों से ढक गया था, यहाँ तक कि उसके बाल भी जलने लगे थे। हालांकि आग के अंदर बैठा मोटा व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगा। तो ये है तुम्हारी ताकत? ये सर्दियों में जलती आग की तरह महसूस होती है। काफी गर्म है। हाँ हाँ हाँ। फैटी की हंसी अखाड़े में गूंज उठी। यान कियान के कानों में ये किसी राक्षसी अभिशाप की तरह पड़ी। ये कैसे संभव है? शुद्ध यान ज्वालाओं से उसका शरीर घिरा होने के बावजूद उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। ये किस प्रकार की दिव्य रहस्यमयी तकनीक थी? वह उत्परिवर्तित सुनहरी आंखों वाले बाघ के नुकीले पंजों को अपने नंगे हाथों से रोक सकता था और अपने शरीर के आग की लिपटों में घिरे होने के बावजूद भी हंस सकता था। यान कियान को सचमुच डर महसूस हुआ। उसे लगा कि उसके प्रतिद्वंदी की ताकत उसकी कल्पना से कहीं अधिक है, और उसे ये भी नहीं पता था कि उसका प्रतिद्वंदी किस बात पर भरोसा कर रहा है। तर्क कहता था कि इतना मजबूत शरीर होना असंभव है, लेकिन ये सब उसकी आंखों के सामने हो रहा था। ये समझे बिना कि यह मोटा व्यक्ति किस रहस्यमय तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है, यान कियान जानता था कि उसकी हार निश्चित है। उसका सबसे शक्तिशाली हमला भी अब उस मोटे व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचा सकता था, जबकि उसके प्रतिद्वंदी ने तो हथियार का इस्तेमाल भी नहीं किया था। यान कियान घबरा गया। उसने दोनों हाथों की पूरी ताकत लगाकर मोटे आदमी के हाथों से अपनी तलवार छीन ली, लेकिन फैटी अजेय प्रतीत होता था। उसकी हथेलियों से खून की एक बूंद भी नहीं बही। ताया पवित्र तकनीक दीप्तिमान सूर्य तलवार। यान कियान की तलवार ने लिपटों को ऊपर उठाया, जिससे एक सुनहरा दीप्तिमान सूर्य का भंवर बन गया और उसकी तलवार सीधे उस मोटे आदमी के दिल में जा लगी। लेकिन उस मोटे आदमी ने सिर्फ हंसा। उसने वार से बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि यान कियान की ओर एक जोरदार मुक्का मारा। तलवार मोटे आदमी के शरीर को भेदते हुए निकल गई, लेकिन उसी समय हथेली यान कियान की छाती पर जोरदार प्रहार कर गई। पुआ! यान कियान को अपनी छाती में एक जोरदार कंपन महसूस हुई और वह पीछे की ओर गिर पड़ा। हवा में ही उसने मुंह भरकर खून थूक दिया। दूसरी ओर मोटे आदमी के शरीर में छेद हो गए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने मुंह में लगे खून को दिखाते हुए मुस्कुराया। शरीर में तलवार धंसी होने के बावजूद वह मोटा आदमी हंस रहा था। यह दृश्य बेहद विचित्र था। उसका शरीर थोड़ा कांप गया, फिर उसने एक हाथ से तलवार पकड़ ली। धीरे धीरे उसने धधकती हुई गर्म तलवार को बाहर खींच लिया। अच्छा हमला था, लेकिन अफसोस, मेरे खिलाफ तो ये बेकार है। उस मोटे आदमी ने अपने होठों से खून पोंछा। ऐसा लग रहा था मानो यान कियान की तलवार ने उसे कभी घायल किया ही ना हो। ये दृश्य देखकर हमेशा से बेहद स्वाभिमानी रहने वाली यान कियान लगभग बेहोश हो गई। ऐसा प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता था? क्या उसका शरीर अमर था? क्या दिव्य वनवास की रहस्यमयी तकनीक एक अमर शरीर हो सकती है? अमर शरीर वाले प्रतिद्वंद्वी को कैसे पराजित किया जा सकता है? यान कियान ने इससे पहले कभी इतना असहाय महसूस नहीं किया था। ... क्या बात है? मैच तो बहुत पहले शुरू हो चुका है। ये लोग क्या कर रहे हैं?
अखाड़े में मौजूद लोग डिवाइन वाइल्डनेस स्टेज पर चल रही युद्ध की स्थिति को देख रहे थे, लेकिन वे भ्रमित थे। रेफरी द्वारा मैच शुरू होने की घोषणा के बाद यान कियान और मोटा व्यक्ति लगभग 30 फीट की दूरी पर बिना हिले डुले खड़े रहे। एकमात्र बदलाव यह था कि मोटे आदमी की भौहों के बीच एक रहस्यमय चिन्ह प्रकट हो गया था। वह रहस्यमय चिन्ह चमक रहा था और उससे एक प्राचीन रहस्यमय आभा निकल रही थी। वे बस खड़े क्यों हैं? वे लड़ क्यों नहीं रहे हैं? ताया डिवाइन सिटी के कुछ योद्धाओं ने सवाल किया। वे एक भीषण युद्ध की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन वास्तविक स्थिति को देखकर वे असमंजस में पड़ गए। लेकिन उन स्टैंडों में जहां ताया डिवाइन सिटी के प्रशिक्षक और प्रशासक बैठे थे, ताया डिवाइन किंगडम के कई मानव सरदारों के चेहरे पर गंभीर भाव थे। लड़ाई तो बहुत पहले ही शुरू हो चुकी है, ताया डिवाइन सिटी के एक प्रशिक्षक ने कहा। उनकी आवाज में चिंता झलक रही थी। उस मोटे आदमी का दांव मायाजाल की तकनीक है। स्थिति अच्छी नहीं है। यान कियान मायाजाल की तकनीक में फंस गई है। भ्रम तकनीक। ये सुनकर ताया डिवाइन सिटी के कई योद्धा चौंक गए। मायावी तकनीकों से हमला करना, क्या ऐसा कोई कदम उठाया गया था? कुछ लोगों को अचानक मोटे व्यक्ति की भौहों के बीच का निशान याद आ गया। क्या वह चमकता हुआ प्राचीन रहस्यमय निशान ही भ्रम पैदा करने की तकनीक का स्रोत हो सकता है? जब उन्होंने दोबारा यान कियान की ओर देखा तो उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। तलवार पकड़े हुए उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी मानसिक स्थिति बेहद अस्थिर थी। ये तो बुरा हुआ। हालांकि उन्हें मायावी तकनीक के द्वंद्वयुद्ध की वास्तविक स्थिति का पता नहीं था, लेकिन यान कियान की हालत देखकर ही वे समझ गए थे कि वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। मायाजाल की तकनीक की दुनिया में मोटा व्यक्ति पूर्ण स्वामी था। एक बार उसके प्रतिद्वंद्वी मायाजाल में प्रवेश कर जाते तो वे उसके वश में आ जाते। वह मोटा आदमी अपने मन में जो भी सोचता वही भ्रम में घटित हो जाता। इस प्रकार भ्रम में वह मोटा आदमी अजेय स्थिति में था। कियानशुई परिवार के पास वाकई अद्वितीय मायावी तकनीकें हैं। वहीं खड़े एक बुजुर्ग सफेद वस्त्र पहने हुए जो अमर जैसे दिखते थे, अपनी दाढ़ी सहलाते हुए खुशी से हंसे। बिल्कुल, ये दुख की बात है कि कियानशुई परिवार की संख्या बहुत कम है। इस पीढ़ी में उनके बहुत कम लोग बचे हैं। कुछ दिव्य वनवास रहस्यवादी जनजातियों को अपने वंशानुगत कारणों से प्रजनन में समस्या होती है। एक और श्वेत वस्त्रधारी बुजुर्ग ने आगे कहा। ये दोनों श्वेत वस्त्रधारी बुजुर्ग वही थे जिन्होंने पहले यी यून की निंदा की थी, और वही थे जिन्होंने कांग यान से झगड़ा किया था। बातचीत के दौरान दोनों ने मुस्कुराते हुए कांग यान की ओर देखा। कांग यान ने अभी अभी यी यून को एक टोकन दिया था, जिससे उसे तलवार के मकबरे में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई थी। वह अभी लौटा ही था कि सफेद वस्त्र पहने दो बूढ़े लोगों ने उसे निशाना बना लिया था। सफेद वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति ने जानबूझकर कांग यान को याद दिलाया, भ्रम तकनीकों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह प्रतिद्वंद्वी की चाल चलन, आक्रमण, साधना और नियमों को नजरअंदाज कर देती है। जब तक प्रतिद्वंद्वी की मानसिक शक्ति और युवान ची में कमी है, तब तक भ्रम में प्रवेश करना ही किसी भी चाल को निरर्थक बना देगा। कैंग यान उन दोनों के विचारों को समझ गई। वे इशारा कर रहे थे कि उनकी साधना का स्तर सीमित है और उसके लिए मायाजाल में स्थिर मन बनाए रखना मुश्किल होगा। कैंग यान ने घुरघुराहट भरी आवाज निकाली और जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। उसने मुट्ठी भर स्पिरिट अबुटिलोन के बीज उठाए। उन्हें चबाते हुए वह चिंतित होने लगा। अगर याओ दाओ इस मोटे को नहीं हरा सका तो 2 दिन बाद जब यून इस मोटे से द्वंद्वयुद्ध करेगा तो क्या होगा? जब कांग यान सोच ही रही थी, तभी दिव्य वन्य मंच पर कुछ घटित हुआ। यान कियान का शरीर अचानक कांप उठा और उसकी नाक और कान से खून बहने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखें भावहीन हो गई थीं। ऐसा लग रहा था मानो मायाजाल के भीतर ही उसकी लड़ने की शक्ति नष्ट हो गई हो। मोटा आदमी खिलखिलाते हुए आगे बढ़ा। एक हिंसक भालू की तरह वह यान कियान के ठीक सामने आ पहुंचा और यान कियान की छाती पर जोरदार मुक्का मारा। पेंग! एक जोरदार धमाके के साथ यान कियान की छाती की हड्डी टूट गई। उसका शरीर उछलकर बैंगनी रंग की टंगस्टन की दीवार से जोर से टकराया और वह तुरंत बेहोश हो गया। यान कियान अपने शरीर और आत्मा पर हुए दोहरे हमले को सहन नहीं कर सका। हाँ, मोटा आदमी जोर से हंसने लगा। ये तो बहुत आसान था। अपने इस मायाजाल में पीले कपड़े पहने मोटे व्यक्ति ने मायाजाल की तकनीक के अलावा शुरू से अंत तक केवल एक ही चाल का इस्तेमाल किया। तुरंत ही दर्शकों में मौजूद यूनलॉन डिवाइन किंगडम के योद्धा खुशी से झूम उठे। मोटे आदमी ने आंखें बंद कर ली और तालियों और जयकारों का आनंद लेने के लिए अपनी बाहें फैला दी। यही उसका मंच था, यही उसकी शान थी। वीर की जय जयकार से वो मोटा व्यक्ति मदहोश हो गया था। अध्याय 325। टूटी हुई तलवार की यादें। दिव्य वन्य अवस्था से नीचे यान कियान कुछ चिकित्सा कर्मियों की देखरेख में धीरे धीरे होश में आया। वो लगातार खांस रहा था और कमजोर स्वर में बोला, क्षमा करें। उद्धरण चिन्ह। अहंकारी यान कियान को इस क्षण शर्मिंदगी महसूस हुई। पीले वस्त्र पहने मोटे व्यक्ति और उसकी शक्ति में बहुत बड़ा अंतर था। मायाजाल से सावधान न रहने के कारण वह मोटे व्यक्ति के मायाजाल में फंस गया, जिसके परिणामस्वरूप उसे बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। यान कियान के बगल में एक युवक याओ दाओ खड़ा था। याओ दाओ चुप रहा। मंच पर मौजूद उस मोटे व्यक्ति को देखकर जो भीड़ की तालियों का आनंद ले रहा था, उसकी निगाहें गंभीर हो गईं। वह मोटा आदमी उससे उम्र में बड़ा था और उसकी साधना का स्तर उससे कहीं अधिक था। उससे लड़ना बहुत मुश्किल था। याओ दाओ को अपनी तलवारबाजी की तकनीकों पर पूरा भरोसा था, लेकिन याओ दाओ ने कभी भी मायावी दुनिया में युद्ध करने का प्रशिक्षण नहीं लिया था। यह मोटा व्यक्ति पहला मायावी योद्धा था जिससे याओ दाओ कभी मिला था। मायाजाल में लड़ना वास्तविक लड़ाई से बिल्कुल अलग था।
अनुभवहीन होने के कारण उसे हारना ही था। अब याओ दाओ को ऐसा लग रहा था मानो उसने अपनी तलवारबाजी की तकनीकों में महारत हासिल कर ली हो और बिना किसी युद्ध अनुभव के एक विशेषज्ञ को चुनौती दे दी हो। उसे सब कुछ खुद ही खोजना था। याओ दाओ, बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो। याओ दाओ के बगल में खड़े उनके प्रशिक्षक ने उनके कंधों पर थपथपाया। याओ दाओ ने सिर हिलाया। प्रतियोगिता से पहले उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका प्रतिद्वंदी ऐसा निकलेगा। उन्होंने तो एक तूफानी द्वंद्वयुद्ध की उम्मीद की थी, लेकिन चीजें उनकी इच्छा के अनुरूप नहीं हुई। याओ दाओ अपनी तलवार लेकर दिव्य वन्य मंच पर चढ़ गया। उसके सामने खड़ा मोटा व्यक्ति शरारती मुस्कान के साथ बोला, एक और दिलचस्प बकवास बंद करो, चलो लड़ते हैं। जैसे ही उसने ये कहना समाप्त किया, याओ दाओ ने अपनी युवांची का संचार किया और मोटे व्यक्ति के मायावी हमले का सामना करने की तैयारी में अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। उस मोटे व्यक्ति ने धीरे धीरे अपने अंतरस्थानिक घेरे से एक लौकी निकालते हुए हंसा। लौकी छोटी थी और लगभग 1 फुट ऊंची थी। उसका रंग गहरा सुनहरा था। ओह! याओ दाओ ने अपना ध्यान केंद्रित किया और अपने दाहिने हाथ से अपनी तलवार की मूठ को कसकर पकड़ लिया। यान कियान से लड़ते समय उस मोटे आदमी ने एक भी लौकी नहीं निकाली थी। या फिर क्या मोटे व्यक्ति द्वारा लौकी निकालने का यह दृश्य एक भ्रम हो सकता है? उस क्षण याओ दाओ ने उस मोटे पर हमला करने में संकोच किया। उसे डर था कि जैसे ही वह हिलेगा, वह मायाजाल में फंस जाएगा और मायाजाल के भीतर उस मोटे के साथ एक व्यर्थ लड़ाई में उलझ जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो उसकी हार निश्चित थी, लेकिन वह चुपचाप खड़ा होकर देखता नहीं रह सकता था। यह मोटे को अपनी रहस्यमय तकनीकों का इस्तेमाल करने देने के बराबर था। याओ दाओ को आभास था कि लौकी के अंदर जो कुछ भी है वह बेहद खतरनाक है। अगर उसने मोटे को इसका इस्तेमाल करने दिया तो उसके लिए केवल भयानक परिणाम ही इंतजार कर रहे थे। ये सोचते ही याओ दाओ ने अचानक अपनी जीभ का अगला हिस्सा काट लिया। जीभ काटने से उसे दर्द होगा और वह जाग जाएगा। मैं इतना डरपोक कैसे हो सकता हूँ? लड़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई है और मैंने अपना लड़ने का जज्बा खो दिया है। मैं भ्रम से डरकर अपने दुश्मन पर हमला करने में कैसे हिचकिचा सकता हूँ? ये सभी विचार याओ दाओ के मन में आ गए। उन्हें अचानक ज्ञान प्राप्त हुआ। एक तलवारबाज के रूप में अदम्य इच्छाशक्ति के साथ आगे बढ़ना सर्वप्रथम आवश्यक है। उन्होंने अपने मन को शांत किया और उनकी तलवार की ऊर्जा विस्फोटित होकर हर उस चीज को चीरने लगी जो अवास्तविक थी। मरना। याओ दाओ आगे बढ़ा और अपने हाथ में मौजूद पतली तलवार से उसने उस मोटे आदमी पर वार किया। और ठीक उसी क्षण उस मोटे आदमी ने लौकी का ढक्कन खींचकर निकाल दिया। लौकी से इंद्रधनुषी रंग का धुआं एक पतले पर्दे की तरह निकला। तुम्हारे खिलाफ 7 इल्यूजन वुल्फ स्मोक का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मैं, फैट लॉर्ड, तुम्हें बहुत सम्मान देता हूँ। 7 इल्यूजन वुल्फ स्मोक में हारने पर तुम्हें गर्व होना चाहिए। 7 इल्यूजन वुल्फ स्मोक पल भर में घना हो गया और सबकी दृष्टि को ढक लिया। इसने मंच पर एक अवरोध बना दिया। अंदर की कोई भी चीज अब दिखाई नहीं दे रही थी। दर्शक दीर्घा में बैठे दर्शक अपनी आंखें चौड़ी करके टकटकी लगाए देख रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं कोई दृश्य छूट न जाए। हालांकि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ताया डिवाइन सिटी के योद्धा बेहद घबराए हुए थे। वे याओ दाओ के लिए चिंतित थे और उन्हें नहीं पता था कि परिणाम क्या होगा। ताया डिवाइन सिटी के युवा वर्ग में याओ दाओ ही एकमात्र व्यक्ति बचा था। उसके हारने पर ताया डिवाइन सिटी के युवा वर्ग को भारी असफलता का सामना करना पड़ेगा। ... तलवारों के मकबरे में ये यून पालथी मारकर बैठा था। उसकी गोद में जंग के धब्बों से ढकी एक टूटी हुई तलवार पड़ी थी। ये वही तलवार थी जिसे ये यून ने शुद्धयान तलवार महल से निकाला था। ये यून ने लगभग 1 साल तक तलवारबाजी सीखने का प्रयास किया था। उसने प्योयान स्वॉर्ड पैलेस में छोड़े गए विशाल तलवार के निशान के बारे में अपने मन में कई परिदृश्य और कल्पनाएं बनाई थी, लेकिन आज तक जब भी वह तलवार के निशान को याद करता है तो उसे एक स्पष्ट सी अनुभूति होती है। ऐसा लग रहा था मानो जब वह तलवार के निशान को याद करने की कोशिश कर रहा था तो कोई चीज उसे छिपा रही थी जिससे वह उसे पहचान नहीं पा रहा था। आज भी यून उसी पालथी मारकर बैठा था। अवचेतन रूप से वह सब कुछ भूल चुका था। ऐसा लग रहा था मानो उसके दिमाग पर घना कोहरा छाया हुआ हो। ये यून ने धुंध के पार देखने की बहुत कोशिश की और जब धुंध धीरे धीरे छट गई तो उसने धुंधली आकृतियां देखी। ओह, ये यून का दिमाग चमक उठा। उसने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। उन आकृतियों में एक व्यक्ति तलवार पकड़े हुए था। वह बिना सोचे समझे अपनी तलवार लहरा रहा था और तलवार से निकलने वाली हर किरण में आकाशीय पिंडों को नष्ट करने और आकाश को चीरने की शक्ति थी। वहां का माहौल पूरी तरह अस्त व्यस्त था। कभी सब कुछ साफ दिखता था तो कभी धुंधला। ये यून तलवार चलाने वाले व्यक्ति के प्रतिद्वंद्वी को देख नहीं पा रहा था। उसे बस इतना महसूस हो रहा था कि यह अराजक युद्ध धरती को हिला देने वाला था। इसी क्षण आकाश में एक विशालकाय आकृति प्रकट हुई। यह विशालकाय आकृति मानो पीतल से बनी थी। उसका शरीर एक विशाल पर्वत के समान था जिससे घुटन भरी आभा निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह 9 स्वर्गों से आया कोई दिव्य प्राणी हो, स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी हो, समस्त अस्तित्व पर प्रभुत्व रखने वाला कोई अभिमानी प्राणी हो। उसके हाथ में एक विशालकाय कांसे का भाला था। केवल भाले को लहराने मात्र से ही दुनिया चकनाचूर हो गई। ये भयावह दरार जमीन से होते हुए समुद्र और आकाश तक फैल गई। समुद्र का पानी असंख्य विशाल भंवरों में तब्दील हो गया और महासागर फट पड़े। दरार में प्रवेश करने वाली हर चीज गायब हो गई, यहाँ तक कि महासागर पूरी तरह सूख गया। इसके बाद आकाश फट पड़ा। अंततः एक विशालकाय जीव ने पूरी दुनिया को चीर डाला। एक ऐसा भाले का हमला जो पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांट सकता है। ये यून को बहुत आश्चर्य हुआ। यह विशालकाय प्राणी किस प्रकार का था? उसके पास ठीक से सोचने का समय नहीं था क्योंकि प्रकाश धुंधलाने लगा था। धुंधलेपन में उसने तलवार लिए हुए व्यक्ति को प्रकाश की किरण में बदलते हुए देखा जो कांसे के विशालकाय की ओर उड़ रहा था। उस क्षण वह व्यक्ति और उसकी तलवार एक हो गए थे।
तलवार की किरण तेजी से गुजरी और उस आदमी ने कांसे के दैत्य की गर्दन पर वार किया, लगभग उसका सिर ही काट देने की स्थिति में। ये यून की पुतलियां सिकुड़ गईं। ये हमला बहुत ही भयानक था। उस दैत्य की ताकत इतनी थी कि वह अपने भाले से एक दुनिया को दो हिस्सों में बांट सकता था। अब उस आदमी की तलवार से उसका सिर लगभग धड़ से अलग हो गया था। इसके बाद ये यून को पिंक जैसी आवाज सुनाई दी। जबरदस्त टक्कर के कारण उस आदमी की तलवार टूट गई थी। उस आदमी के हाथ में आधी टूटी हुई तलवार रह गई थी। क्योंकि उस पर कांसे के विशालकाय प्राणी का खून लगा हुआ था, इसलिए वह धीरे धीरे गल रही थी और उससे हरे रंग का धुआं निकल रहा था। दिव्य तलवार पहले बहते प्रकाश से ढकी हुई थी, लेकिन अब वह प्रकाश तेजी से गायब हो गया। तलवार में मानो स्वयं की जान आ गई थी, क्योंकि वह दर्द भरी चीखें निकाल रही थी। कांसे के उस दैत्य ने, जिसका सिर लगभग धड़ से अलग हो गया था, दर्द भरी दहाड़ मारी। उसने तलवार चलाने वाले आदमी की ओर अपना भाला झपटा। भाले की मार से ये यून की दृष्टि धुंधली हो गई। वह केवल इतना ही देख सका कि तलवार चलाने वाले व्यक्ति पर भाले से प्रहार हुआ और उसका शरीर हवा में उड़ गया। उसका शरीर तो मानो इस दुनिया से ही बाहर चला गया, और उस कांसे के दानव के दूसरे हमले से ये दुनिया भी चकनाचूर हो गई। दुनिया का एक पूरा कोना टूटकर अलग हो गया और दुनिया के मुख्य भाग से अलग होकर अनंत ब्रह्मांड में विलीन हो गया। इसके बाद दुनिया के इस कोने ने ब्रह्मांड में एक लंबा और लक्ष्यहीन भटकना अनुभव किया, और वह टूटी हुई तलवार उसी दुनिया में रह गई। यह अपनी आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह खो चुका था। कांसे के विशालकाय प्राणी के रक्त से गलने के कारण इसकी सतह पर जंग लगने लगी थी। जंग लगती रही और जल्द ही ये टूटी हुई तलवार जंग से पूरी तरह ढक गई और देखने में किसी कबाड़ धातु के टुकड़े से अलग नहीं लग रही थी। शुरू से अंत तक ये यून इस दुनिया का एक दर्शक मात्र था। उसने चुपचाप सब कुछ देखा था। उसने समय की नदी को बहते हुए देखा, जैसे उसने समुद्रों को शहतूत के खेतों में बदलते हुए देखा। ये यून को नहीं पता था कि उसने अपने इस दिव्य दर्शन में कितना समय बिताया। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसने कई जन्म लिए हो जिनमें कोई भावना नहीं थी, और एक लंबा और कठोर जीवन जीने के बाद वह अचानक जागृत हो गया। जागते ही ये यून पसीने से तरबतर हो गया। उसके द्वारा झेली गई नीरस जिंदगी की यादें ताजा हो गईं। उसे ऐसा लगा मानो वह उस दुनिया में एक निर्जीव पत्थर बन गया हो, जो सिर्फ एक साक्षी बनकर खड़ा था। ये यून ने दीवार के एक कोने की ओर देखा। कमरे में तेल के दीपक अभी भी चुपचाप जल रहे थे। तेल की खपत से उसने अनुमान लगाया कि इस पूरे अनुभव में उसे लगभग 1 घंटा ही लगा था। लेकिन सपने में ये यून को ऐसा लगा जैसे उसने हजारों वर्षों का अनुभव किया हो। ये यून ने सोचते हुए अपना सिर नीचे झुका लिया। उसने अपने घुटनों की ओर देखा और वहां टूटी हुई तलवार उसकी गोद में बेजान पड़ी थी। पूरी तलवार पर जंग के धब्बे फैले हुए थे। ये यून को धुंधली सी टूटी हुई तलवार पर कुछ भूरे धब्बे दिखाई दिए। धब्बों के आसपास स्पष्ट रूप से और भी जंग लगी हुई थी। क्या ये धब्बे कांसे के विशालकाय मूर्ति के सूखे हुए खून के निशान थे? उसके सपने में जो दृश्य दिखाई दिए वे टूटी हुई तलवार की उत्पत्ति प्रतीत होते थे, और दुनिया का वह कोना जिसे उस विशालकाय कांसे ने अपने बड़े भले से चीर डाला था, वह दुनिया रही होगी जो इस दुनिया में गिरने से पहले लंबे समय तक तारों के बीच भटकती रही होगी। क्या ये वही उल्कापिंड था जो फॉलन स्टार गेट में गिरा था? सामान्य योद्धाओं का मानना था कि एक उल्कापिंड फॉलन स्टार गेट में गिर गया था, जबकि कुछ एकांतप्रिय पारिवारिक कबीले मानते थे कि यह एक रहस्यमयी गुफा थी। लेकिन वे चाहे जो भी मानते हो, वह सही नहीं था। यह दुनिया का वह कोना था जिसे एक कांसे की विशालकाय मूर्ति ने अलग कर दिया था। ये यून का दिमाग अब और स्पष्ट हो गया। उसे आखिरकार समझ आ गया कि उसने पहले जो दृश्य देखा था वह तलवार की यादें थी। क्या तलवार में भी यादें हो सकती हैं? ये यून ने अपनी गोद से टूटी हुई तलवार को उठाया और उसे हर कोण से जांचा। चाहे वह कितनी भी जांच परख कर ले, तलवार किसी बेकार धातु के टुकड़े जैसी थी। यह अविश्वसनीय था कि अपनी आध्यात्मिक शक्ति खोने से पहले यह एक ऐसे अद्वितीय विशेषज्ञ की तलवार थी जो देवताओं को भी मार सकता था। क्या तलवार चलाने वाला व्यक्ति प्योयांग स्वॉर्ड पैलेस का मालिक हो सकता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। ये यून के मन में कई विचार कौंध गए। यह विश्वास करना कठिन था कि शुद्धयान तलवार महल के स्वामी और उस कांस्य दैत्य ने मार्शल आर्ट के किस स्तर तक पहुंच प्राप्त कर ली थी। कांस्य दैत्य के प्रहार से घायल होने के बाद क्या शुद्धयान तलवार महल के स्वामी की मृत्यु हो गई? वह भयानक आघात एक पूरी दुनिया को चकनाचूर कर सकता था, और लाखों वर्षों के इतिहास को देखते हुए उसके अभी भी जीवित होने की संभावना बहुत कम थी। अगर वह अभी भी जीवित होता तो वह प्योयांग स्वॉर्ड पैलेस को कैसे नजरअंदाज कर सकता था? इस अद्वितीय विशेषज्ञ के लिए यह बहुत ही दुखद था। अध्याय 326 समग्र समूह मैच शुरू। टूटी हुई तलवार को हाथ में लिए हुए ये यून ने तलवार से यादें प्राप्त करने के लिए खड़े होते हुए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को तलवार में प्रवाहित किया। वह धीरे धीरे तलवार लहराने लगा, मानो वह किसी स्वप्निल आध्यात्मिक दुनिया में लीन हो गया हो। तलवार चलाने वाले उस व्यक्ति का हमला, जिसने कांसे के विशालकाय की गर्दन काट दी थी, स्वाभाविक रूप से शुद्धयान तलवार महल में बने तलवार के निशानों से कहीं अधिक स्पष्ट था। ये यून को बस उसे याद करने की आवश्यकता थी, क्योंकि अब वह उसके मन में एक स्पष्ट स्मृति बन चुकी थी। किसी हमले को सीखने के लिए तलवार के निशान को देखना स्वाभाविक रूप से सीमित था, लेकिन हमले को स्वयं देखने और तलवार के हमले के दृश्यों को अपने दिमाग में अंकित कर लेने से स्थिति पूरी तरह बदल जाती थी। ये यून धीरे धीरे फिर से उस रहस्यमय अवस्था में प्रवेश कर गया। वह उस स्वप्निल दुनिया में विचरण करने लगा और उसे हल्का सा एहसास होने लगा कि जो बातें उसे पहले समझ में नहीं आई थी वे अब स्पष्ट होने लगी हैं। तो बात कुछ इस तरह थी। ये यून मन ही मन बुदबुदा रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया। तभी अचानक उसे तलवार के मकबरे के बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। कदमों की आहट बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें एक लय थी। हर कदम के बीच का अंतराल एकदम सटीक था। ये किसी माहिर के कदम थे। कैंग यान। ये यून को तुरंत पता चल गया कि कदमों की आवाज किसकी है।
ये यून को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि वह तलवार के मकबरे के अंदर से कदमों की आहट सुन सकता था। ये बहुत ही दिलचस्प था। ऐसा इसलिए था क्योंकि तलवार मकबरे का दरवाजा बंद होने पर उसे बाहरी दुनिया से अलग कर देता था, और वह न केवल कदमों की आहट सुन सकता था बल्कि वह उन कदमों के मालिक की पहचान भी कर सकता था। ये बच्चा अभी तक सामने नहीं आया है। तलवार के मकबरे के बाहर कांग यान चिढ़कर खुद से बातें करने लगा। समूह स्तरीय मुकाबले की शुरुआत में केवल 2 घंटे बचे थे। हर बार जब ये यून तलवार के मकबरे में प्रवेश करता तो वह समय का ध्यान रखना भूल जाता, जिसके कारण कांग यान को उसे याद दिलाना पड़ता था। लेकिन कांग यान को ये यून को परेशान करने का डर था। योद्धाओं को साधना करते समय सबसे ज्यादा डर इस बात का होता है कि कोई उन्हें परेशान न करे। जैसे ही कांग यान रेत घड़ी को देख रही थी, तलवार के मकबरे का दरवाजा अचानक खुल गया। ये यून दरवाजे पर दिखाई दी और बोली, क्या सभी ग्रुप के मैच शुरू हो रहे हैं? ये यून तलवार के मकबरे के अंदर से कांग यान के मन ही मन कही जा रही बातों को सुन पा रहा था। कांग यान कुछ देर तक असमंजस में रहा, फिर फुर्ती से बोला, तुम बिल्कुल समय पर आए हो, लगता है तुम बिल्कुल सही जगह पर थे। लगभग सभी लोग अब अखाड़े में पहुंच चुके हैं। अभी भी 2 घंटे बाकी हैं। तुम थोड़ी देर ध्यान लगाकर आराम कर सकते हो ताकि अपनी स्थिति को सुधार सको। आज तुम्हारा प्रतिद्वंदी बहुत ताकतवर है, बेहद ताकतवर। कांग यान ने यून लॉन्ग डिवाइन किंगडम के समग्र समूह मैच प्रतिद्वंदी का वर्णन करने के लिए लगातार 2 मजबूत शब्दों का प्रयोग किया। इस बूढ़े आदमी को तुमसे चैंपियन बनने की उम्मीद नहीं है, और मैं तो बस इतना चाहता हूं कि तुम हमारे ताया दिव्य साम्राज्य की शक्तिशाली स्थिति को दिखाने के लिए लड़ो। कहीं ऐसा न हो कि वे कमीने मेरे सामने इतने ही आत्मसंतुष्ट बने रहें। कांग यान गुस्से में दिख रहा था। सफेद वस्त्र पहने उन 2 बुजुर्गों द्वारा उसे ताना मारने के बाद उसका मूड खराब हो गया था। मुझे समझ आ गया, ये यून ने संक्षिप्त जवाब दिया, मानो उसका मन अभी भी कहीं भटक रहा हो। वह तलवार की शक्ति को समझने में पूरी तरह मग्न था, इसलिए ऐसा होना स्वाभाविक था। ये यून को बात दिल पर न लेते देख कांग यान निराश हो गया और बोला, बच्चे तुम क्या सोच रहे हो? पूरे ताया डिवाइन सिटी की ग्रुप मैच की सारी उम्मीदें तुम्हारे कंधों पर टिकी हैं। बच्चे, मैं तुम्हें बताता हूँ, यून लॉन्ग दिव्य साम्राज्य के युवा समूह में कई बहुत शक्तिशाली लोग हैं। अगर तुम उनमें से किसी एक को भी हरा दो या लगातार 5 मैच जीत लो तो मैं नगर स्वामी से तुम्हें एक तलवार दिलवा दूंगा। कांग यान को लगा कि ये यून उस खरगोश की तरह है जो चील को आते देख ही चिंतित नहीं होता, इसलिए उसने उसे कुछ आकर्षक पुरस्कारों का लालच देने का फैसला किया। सेब, ये यून थोड़ा हैरान रह गया। कांग यान ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, नगर स्वामी के विद्वान रूप से धोखा मत खाओ। वह वास्तव में तलवार चलाते हैं, और नगर स्वामी को हर तरह की कीमती तलवारें इकट्ठा करने का शौक है। उनके निजी शस्त्रागार में कई बेहतरीन तलवारें हैं। अगर आप लगातार 5 मैच जीत जाते हैं तो आप कोई भी तलवार चुन सकते हैं। शहर के स्वामी का संग्रह, ये यून को लालच हुआ। वह जिस सोनिक डेथब्लेड का इस्तेमाल कर रहा था वह ताया डिवाइन सिटी के शस्त्रागार से लिया गया था। हालांकि यह एक अच्छी तलवार थी, लेकिन नगर स्वामी द्वारा एकत्रित तलवारों की तुलना में यह बहुत घटिया थी। उसके पास पहले से ही रहस्यमय टूटी हुई तलवार थी, और जहां तक उसकी कृपाण की बात है वह वास्तव में सामान्य थी। अगर उसके पास लड़ाइयों में मदद करने के लिए एक अच्छी तलवार होती तो उसकी युद्ध क्षमता एक कदम और आगे बढ़ जाती। लेकिन असल में टूटी हुई तलवार ऐसी चीज नहीं थी जिसे कभी इस्तेमाल किया जा सके। ये यून उसे आसानी से इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वो उसके सबसे महत्वपूर्ण हथियारों में से एक थी। इसलिए उसके पास तलवार की कमी भी थी। ये सोचते हुए ये यून ने कांग यान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, उस बारे में। सीनियर कांग यान, मुझे भी एक तलवार क्यों नहीं दे देते? एल्डर जियांगे को तलवारें इकट्ठा करना पसंद है ना? ये यून की बातें सुनकर कांग यान की दाढ़ी तिरछी हो गई और उसके होंठ टेढ़े हो गए। बच्चे, तुम तो हद ही कर देते हो। तुम अभी युआन फाउंडेशन लेवल तक भी नहीं पहुंचे हो और 2 ऋषि स्तरीय हथियार रखना चाहते हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग उन पर नजर रखेंगे? तुम्हारी मौजूदा ताकत से तो तुम ऋषि स्तरीय हथियार की शक्ति का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। कांग यान ने नाराजगी से कहा, लेकिन ऐसा कहते ही उसने अपना इरादा बदल लिया और बोला, अगर तुम जीत जाते हो तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें एक अच्छी तलवार देना चाहूं? उस बूढ़े लड़के जियांगे के संग्रह की तो बात ही मत करो। अगर तुम जियांगे के हाथों में तलवार भी चाहते हो तो मैं उसे तुम्हारे लिए ले आऊंगा। इस युद्ध में ताया दिव्य साम्राज्य की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। हालांकि ऋषि स्तर की कृपानें और तलवारें अनमोल थीं, लेकिन ये यून को उनसे पुरस्कृत करना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन कांग यान जानती थी कि ये यून के लिए उन मजबूत विशेषज्ञों में से किसी को भी हराना या लगातार 5 मैच जीतना आसान नहीं था। यदि ये यून ने अच्छा प्रदर्शन किया तो प्रतिद्वंद्वी उसकी असाधारण ताकत को पहचान लेगा और ये यून की जीत के सिलसिले को तोड़ने के लिए एक विशेषज्ञ को भेजेगा। कांग यान की गारंटी के साथ ये यून मुस्कुराए और बोली, तो ये जूनियर सीनियर कांग यान को धन्यवाद देता है। ये यून को मुस्कुराते देख कांग यान ने अपनी आंखें घुमाई। इस बच्चे ने तो उसे धन्यवाद भी दिया। क्या उसे सच में लगता था कि तलवार और कृपाण अब उसके हो चुके हैं? ये यून कांग यान के पीछे पीछे अखाड़े में गई। सभी ग्रुप मैचों की शुरुआत होने ही वाली थी। ये यून प्रतिभागी बेंचों पर पहुंची। चू शियाओरान भी वहीं थी। ताया डिवाइन सिटी के समग्र समूह मुकाबलों में केवल ये यून और चू शियाओरान के पास ही भाग लेने की योग्यता थी, लेकिन चू शियाओरान की ताकत से ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती थी। असल में उससे सिर्फ ये यून ही लड़ सकती थी। अपने विरोधियों पर नजर डालते हुए उन्होंने पाया कि उनमें यून लॉन्ग दिव्य साम्राज्य के 15 लोग थे।
सबसे कमजोर युवा टीम के पहले ही हारकर बाहर हो जाने के अलावा युनलोंग डिवाइन किंगडम के अन्य सभी समूहों के सदस्य उपस्थित थे। क्या युवा वयस्क समूह के मैच के बाद भी उनकी पूरी टीम बरकरार थी? ये यून आश्चर्यचकित हुआ और उसने अपने बगल में खड़ी चू शियाओरान से पूछा, शियाओरान, क्या सामूहिक मुकाबले से पहले युवा वर्ग का मुकाबला नहीं हुआ था? हमारे ताए दिव्य नगर के याओ दाओ और यान कियान ने लड़ाई लड़ी थी। दोनों ही बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन वे युनलोंग दिव्य राज्य के एक भी व्यक्ति को हरा नहीं सके। ये यून का सवाल सुनकर चू शियाओरान ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, जिससे उनकी लड़ाई हुई वह पीले कपड़े पहने मोटा आदमी था। वह मायाजाल का इस्तेमाल करने में माहिर है। यान कियान स्थिति को समझ नहीं पाया और उस मोटे आदमी के मायाजाल की चपेट में आ गया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी तुरंत हार हो गई। याओ दाओ की हालत बेहतर थी। उसने अपनी कृपाण शक्ति का प्रयोग करते हुए उस मोटे व्यक्ति के भ्रम को भेद दिया और उस पर 3 बार वार किया। हालांकि वह मोटा व्यक्ति वार से बचने में कामयाब रहा और उसके किसी भी महत्वपूर्ण अंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, फिर भी वह काफी घायल हो गया था। लेकिन वह मोटा आदमी याओ दाओ से उम्र में बड़ा था और उसकी साधना का स्तर भी उससे कहीं अधिक था। उसने लौकी से निकलने वाले एक विचित्र धुएं का प्रयोग किया, जिसे 7 मायावी भेड़िया धुआं कहा जाता है। यह भेड़िया धुआं बहुत ही विचित्र था। यह एक मायावी अवरोध उत्पन्न कर सकता था। 7 मायावी भेड़िया धुएं के घेरे में याओ दाओ अपना ध्यान पूरी तरह से स्थिर नहीं रख सका, इसलिए अंततः वह उस मोटे आदमी से पराजित हो गया। भ्रम। ये यून ने कुछ देर सोचा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मनुष्य भ्रम का इस्तेमाल हमले के रूप में कर सकते हैं। ये स्वर्ग के बैंगनी यांग जिनसेंग की शक्तियों से बहुत अलग नहीं था। जब ये यून पहली बार हेवन पर्पल यांग जिनसेंग से मिला था, तब वह उस जड़ी बूटी के मायाजाल से प्रभावित हो गया था और लगभग एक चट्टान से नीचे गिर गया था। याओ दाओ तलवारबाजी में बहुत कुशल थे। हालांकि वे किन हाओटियन, ली शियाओ और उनके साथियों से कमतर थे, फिर भी उन्हें इतनी आसानी से हराया नहीं जा सकता था। याओ दाओ जैसा व्यक्ति जिसने तलवारबाजी का निष्ठापूर्वक अभ्यास किया हो, उसमें मार्शल आर्ट के प्रति अटूट दृढ़ विश्वास होना स्वाभाविक था। लेकिन फिर भी वह मोटे व्यक्ति के भ्रम में आ गया। इससे यह बात सच साबित हुई कि मोटा व्यक्ति वाकई असाधारण था। ये यून ने अवचेतन रूप से युनलोंग डिवाइन किंगडम के छोटे समूहों की ओर देखा और उस मोटे व्यक्ति की निगाहों से उसकी मुलाकात हुई। मोटा आदमी कुर्सी पर टिका हुआ था और हाथ से अपनी थोड़ी को सहारा दे रहा था। वह ये यून को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। उसकी निगाहें किसी शिकारी की तरह लग रही थी जिसने अपने शिकार को देख लिया हो। वास्तव में दिलचस्प। मोटा आदमी हंसने लगा। कल उसकी मुलाकात उस एक हाथ वाले आदमी से फिर हुई थी। इस बार उस एक हाथ वाले आदमी ने ये यून को घायल करने के लिए मोटे आदमी को बड़ा इनाम देने की पेशकश की थी। वह मोटा व्यक्ति मायाजाल रचने में माहिर था, जो एक प्रकार का आध्यात्मिक मानसिक हमला था। मनुष्यों की आत्माएं बहुत नाजुक होती हैं, इसलिए एक बार चोट लगने पर उनका इलाज करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जब भी आध्यात्मिक मानसिक हमले होते थे तो वे आसानी से दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन हमले को वापस हमलावर पर पलटना भी आसान था। मायावी दुनिया में दूसरे पक्ष की आत्मा को स्थायी क्षति पहुंचाना मुश्किल नहीं था। उस मोटे आदमी को इस बात की परवाह नहीं थी कि एक हाथ वाला आदमी कौन है, लेकिन उस एक हाथ वाले आदमी द्वारा दी गई भारी कीमत ने उसे आकर्षित कर लिया। इसलिए उसने ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं की। आखिरकार युनलोंग दिव्य साम्राज्य ताया दिव्य साम्राज्य का प्रतिद्वंद्वी गुट था। वो मोटा आदमी मुझे निशाना बना रहा है। ये यून ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। उसी क्षण उस मोटे व्यक्ति की युवांची ध्वनि ये यून के कानों में आई, यह मोटा स्वामी सबसे पहले युद्ध करेगा। क्या तुमने अपने बगल में बैठी लड़की से इस मोटे स्वामी के बारे में कोई जानकारी प्राप्त की है? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम जितनी हो सके उतनी जानकारी जुटा लो, अन्यथा युद्ध में तुम बिना जाने ही मर सकते हो। उस मोटे आदमी की बातें सुनकर ये यून कुछ देर तक हिचकिचाया, फिर अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसने बेबसी भरा चेहरा बनाया। यह मोटा आदमी खुद को बहुत बड़ा समझता था। मैंने पूछा है, मैंने सुना है कि आप भ्रम का प्रयोग करते हैं। मैं वास्तव में काफी डरा हुआ हूँ। ओह। मोटा आदमी सीधा बैठते हुए भौहें चढ़ा रहा था। वह 100 फीट से अधिक दूरी से ये यून को घूर रहा था। वह ये यून को 10 सांसों से भी अधिक देर तक घूरता रहा, फिर अचानक हंसते हुए बोला, नवजात बछड़े तो बाघों से बिल्कुल नहीं डरते। तुम्हें ये हिम्मत किसने दी? उस मोटे व्यक्ति का साधना स्तर युआन फाउंडेशन क्षेत्र के मध्य चरणों के शिखर पर था और वह युआन फाउंडेशन क्षेत्र के अंतिम चरणों में प्रवेश करने से बस थोड़ा ही पीछे था। मैच के दौरान उम्र के अंतर के कारण मोटे व्यक्ति को अपनी साधना का स्तर युआन फाउंडेशन क्षेत्र के शुरुआती चरणों तक सीमित करना पड़ा, लेकिन उसे अपनी मायावी शक्तियों को सीमित करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। युआन फाउंडेशन क्षेत्र के शुरुआती चरणों में मायावी शक्तियों का उपयोग करने में कोई खास अंतर नहीं था। यही उस मोटे व्यक्ति के आत्मविश्वास का स्रोत भी था। वह वास्तविक लड़ाई में माहिर नहीं था, लेकिन वह उन दुश्मनों को जो वास्तविक लड़ाई में माहिर थे अपनी ताकत दिखाने से रोक सकता था। यह उस मोटे व्यक्ति की क्षमता थी। ये यून ने ध्यान लगाने के लिए उस मोटे आदमी की परवाह नहीं की। तलवार की समाधि से प्राप्त ज्ञान को आत्मसात करते हुए उसने अपनी सांसों को नियंत्रित किया और मैच शुरू होने से पहले अपनी शारीरिक स्थिति को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। इस समय ताया डिवाइन सिटी के रेफरी डिवाइन वाइल्डनेस स्टेज पर आ चुके थे। ग्रुप मैचों की आधिकारिक शुरुआत हो चुकी थी। अध्याय 327 ये यून बनाम की आंशुई। आज समूह की समग्र प्रतियोगिता है और यह आखिरी प्रतियोगिता भी है। समूह विजेता को 10 स्थान मिलेंगे। ताया दिव्य नगर के योद्धा ये यून चू शियाओरान, युनलोंग दिव्य राज्य के योद्धा बाय फैंगलिन। दिव्य वन्य मंच पर रेफरी ने युनलोंग दिव्य साम्राज्य के योद्धाओं के नाम एक एक करके घोषित किए। कुल 15 नाम थे और जैसे ही प्रत्येक नाम पढ़ा गया, युनलोंग दिव्य साम्राज्य की भीड़ ने जोरदार जयकार की। इसके साथ ही ताया दिव्य नगर के योद्धा प्रत्येक नाम के पढ़े जाने के साथ और भी गंभीर होते गए। युनलोंग डिवाइन किंगडम की तरफ से प्रतियोगिता में खड़े रहने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक थी।
रेफरी द्वारा नामों की घोषणा समाप्त करने के बाद उन्होंने आगे कहा, अब युनलॉन्ग दिव्य साम्राज्य और ताएह दिव्य साम्राज्य के योद्धा मंच पर आए। रेफरी के ऐसा कहने के बाद पीले रंग के कपड़े पहने मोटा व्यक्ति युनलॉन्ग डिवाइन किंगडम की ओर से मंच पर कूद पड़ा। उसके हाथ में गहरे सुनहरे रंग का लौकी था। लौकी को ऊपर उठाते हुए वह जोर से चिल्लाया। उसकी उपस्थिति दबंग थी। युनलॉन्ग दिव्य साम्राज्य के दर्शक उत्तेजित हो गए और चिल्लाने लगे, कियानशुई, कियानशुई। उस मोटे आदमी ने अपनी बाहें फैलाई और दोनों आंखें बंद कर लीं। वह दर्शकों की जयकार और चीखों का आनंद ले रहा था। कियानशुई परिवार के सदस्य के रूप में उसे ताएह दिव्य नगरी के अखाड़े में अपने उपनाम की गूंज से मिलने वाली असीम प्रसिद्धि का आनंद मिल रहा था। जयकारे काफी देर तक गूंजते रहे। जब वे समाप्त हुए तो मोटे आदमी ने अपना सिर थोड़ा नीचे झुकाया और यी यून की ओर एक उत्तेजक मुस्कान के साथ देखा। यी यून, मैं पहले जाती हूँ, चू शियाओरान ने यी यून से कहा। वह जानती थी कि उस मोटे आदमी के सामने जीतना उसके लिए नामुमकिन था, लेकिन कम से कम वही यून का कुछ बोझ बांध सकती थी। आगे की लड़ाई का जायजा लेकर वही यून को उस मोटे आदमी की युद्ध तकनीकों को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकती थी। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस समग्र समूह प्रतियोगिता के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। ये यून के शब्दों ने चू शियाओरान को स्तब्ध कर दिया। ये यून, तुम उन सभी से अकेले लड़ना चाहते हो? ये यून ने कहा, दरअसल उनमें से सभी नहीं लड़ेंगे। कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए हैं और उन्हें नजरअंदाज किया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। चू शियाओरान अवाक रह गई। इस समय तक ये यून दिव्य वन्य मंच पर पहुंच चुकी थी। ये यून। अखाड़े में ताएह दिव्य नगरी के लोग भी ये यून के लिए नारे लगा रहे थे। हालांकि यह समग्र समूह प्रतियोगिता थी और ताएह दिव्य नगरी के जीतने की उम्मीदें बहुत कम थीं, फिर भी वे हारने पर भी अपना रुख नहीं बदल सकते थे। अधिक लोगों की मौजूदगी के कारण ताएह दिव्य नगरी के नारों ने युनलॉन्ग दिव्य साम्राज्य के जयकारों को दबा दिया। इतनी ताकत से चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। हालांकि ये यून बुरा नहीं है, लेकिन कियानशुई के प्रभाव से उसकी क्षमताएं दब जाएंगी और वह उनका बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर पाएगा। युनलॉन्ग दिव्य राज्य के एक बुजुर्ग ने ताएह दिव्य शहर के जयकारे को युनलॉन्ग दिव्य राज्य के जयकारे में दबते देख असंतुष्ट होकर कहा। ये यून की ताकत उसकी ताएह पवित्र तकनीक और उसकी कृपाण दाव से आती थी। हालांकि कियानशुई के खिलाफ लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण बात किसी व्यक्ति की युआनची की गहराई और उसके आध्यात्मिक मन की शक्ति थी। ये यून के पास स्थिति को पलटने के केवल दो ही तरीके थे। या तो ये यून का साधना स्तर कियानशुई से अधिक होना चाहिए ताकि वह अपनी प्रबल युआनची का उपयोग करके मायावी तकनीक का सामना कर सके, या फिर उसके पास मजबूत आध्यात्मिक मानसिक शक्तियां होनी चाहिए ताकि वह मायावी तकनीक से अप्रभावित रहे। और इन दोनों स्थितियों के लिए पहली स्थिति तो विचारणीय भी नहीं थी, क्योंकि ये यून अभी तक युआन फाउंडेशन क्षेत्र में नहीं था। उसकी युआन क्यूई की गहराई कियानशुई की तुलना में कम थी। आध्यात्मिक मानसिक शक्तियों की बात करें तो कियानशुई ने कियानशुई वंश की रहस्यमयी तकनीक का अभ्यास किया था, जो आध्यात्मिक मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने पर केंद्रित एक रहस्यमयी तकनीक थी। इसलिए उनकी आध्यात्मिक मानसिक शक्तियां उनके साथियों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थीं, खासकर युवा यी यून की तुलना में। आखिर एक तलवारबाज यी यून अपनी आध्यात्मिक मानसिक शक्तियों को विशेष रूप से क्यों प्रशिक्षित करेगा? मायावी तकनीक से लड़ी गई लड़ाई में यी यून की तलवारबाजी और साधना तकनीकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यही कारण था कि कियानशुई को खुद पर इतना भरोसा था। आपकी तलवारबाजी की तकनीकें चाहे कितनी भी बेजोड़ क्यों न हो, अगर आप अपनी ताएह पवित्र तकनीक के लिए तांग घाटी की एक काल्पनिक छवि भी बना ले तो क्या फायदा? एक बार आप उस भ्रम में खो जाते हैं तो आपकी कोई भी क्षमता प्रभावी ढंग से इस्तेमाल नहीं की जा सकती। हालांकि कियानशुई को भरोसा था, लेकिन उसने यी यून को कम नहीं आंका। उसने शुरुआत में ही सुनहरा लौकी निकाल लिया था और 7 मायावी भेड़ियों के धुएं का इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। ये यून, तुम तो जरूर हारोगे। रेफरी द्वारा मैच शुरू होने की घोषणा करते ही उस मोटे व्यक्ति ने तुरंत दूरी बनाकर सुनहरे लौकी का ढक्कन खोल दिया। उसके तुरंत बाद उसमें से 7 मायावी भेड़ियों का धुआं निकला। यह एक रंगीन बादल जैसा था। इस भ्रम को सक्रिय होने में केवल एक क्षण की आवश्यकता थी। इस कम समय अंतराल का उपयोग करके उस मोटे व्यक्ति पर हमला करना असंभव था। ये यून, अपना दिमाग शांत रखो। भ्रम के प्रभाव में मत आओ। अपनी तलवार से हमला करो और उस मोटे को खत्म कर दो। वह असली लड़ाई में माहिर नहीं है, इसलिए अगर तुम अपने हमले में ताएह पवित्र तकनीक की सबसे शक्तिशाली युद्ध शक्ति का प्रयोग करो तो सिर्फ एक ही हमले से तुम्हारी जीत पक्की हो जाएगी। कैंग यान की युआनची की ध्वनि यी यून के कानों में गूंजी। बूढ़े व्यक्ति की आवाज में चिंता झलक रही थी। समझ गया, ये यून ने संक्षिप्त जवाब दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उसका शरीर धीरे धीरे 7 मायावी भेड़ियों के धुएं से ढक गया। अगर तुम्हें लगता है कि आंखें बंद करने से कोई फायदा होगा तो तुम बहुत भोले हो, मोटे आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी भौहों के बीच एक चमकता हुआ प्राचीन रहस्यमय चिन्ह था। ये कियानशुई वंश का प्रतीक था और यही मायाजाल का स्रोत भी था। रहस्यमय चिन्ह की झिलमिलाहट के नीचे 7 इल्यूजन वुल्फ स्मोक ने अपनी बाधा का निर्माण पूरा कर लिया। जैसे ही उस मोटे प्राणी ने अपनी मायावी शक्ति को चरम सीमा तक पहुंचाया, डिवाइन वाइल्डनेस स्टेज पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। इस समय भी यी यून बिल्कुल स्थिर अवस्था में थी। उस मोटे आदमी ने झूठ नहीं बोला। कियानशुई वंश के भ्रमों का सामना आंखें बंद करके भी नहीं किया जा सकता था। यी यून ने देखा कि वह एक सुनसान वीरान इलाके में पहुंच गया है। ये जगह उसे जानी पहचानी लग रही थी और उल्कापिन रसातल जैसी दिख रही थी, जहां यी यून दिव्य वनवास में प्रशिक्षण ले रहा था। और ठीक ही उनके सामने एक विशालकाय विकृत 3 आंखों वाली मकड़ी खड़ी थी। यह विकृत 3 आंखों वाली मकड़ी अपनी 3 लाल आंखों से यी यून को घूर रही थी। उसके मुंह से लगातार लार टपक रही थी और उसके 2 नुकीले दांतों से ठंडी किरणें निकल रही थीं। विकृत त्रिनेत्र मकड़ी, यह एक भयानक जीव है जिसे मैंने पहले भी देखा है।
यह एक ऐसा खौफनाक राक्षस है जिसे मैं उस समय हरा नहीं सका था। कियांशुई कबीले के भ्रम मुझे उन भयानक अनुभवों की याद दिला सकते हैं। ये यून की आध्यात्मिक मानसिक शक्तियां और युआन ची वास्तव में उस मोटे व्यक्ति की तुलना में कमजोर थी, इसलिए वह माया के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सका। हालांकि ये यून का मन स्पष्ट था और वह माया के वश में नहीं आया। दरअसल उस मोटे व्यक्ति की मायावी तकनीक अभी तक अपने चरम पर नहीं पहुंची थी। अगर ऐसा होता तो वह आसानी से अपने प्रतिद्वंद्वी को माया के जाल में फंसा सकता था और माया में की गई हत्याएं वास्तविकता में भी दिखाई देती। हालांकि इसके बावजूद भी उस मोटे व्यक्ति की मायावी तकनीक बेहद घातक थी। यह एक योद्धा की पांचों इंद्रियों को काट देने के समान था। भले ही आपको पता हो कि आप एक भ्रम में हैं, भले ही आपको पता हो कि आपके सामने सब कुछ नकली है, फिर भी आप इसके बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको भ्रम में छिपी चीजें खुद को मारने के लिए आती हुई दिखाई देंगी। उस क्षण आप चाहे जितना भी प्रतिरोध करें, आप भ्रम से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जहां तक उस मोटे व्यक्ति की बात है जो मायाजाल से बाहर था, वह किसी भी समय हमला कर सकता था और एक ही बार में आपको मार सकता था। इस समय ये यून मायावी दुनिया में चुपचाप खड़ा था। चाहे रूपांतरित त्रिनेत्र मकड़ी कितनी भी गुर्राए, वह गतिहीन बना रहा। उस मोटे व्यक्ति द्वारा अपना मायावी रूप सक्रिय करने से पहले ही ये यून ने अपनी बैंगनी क्रिस्टल ऊर्जा दृष्टि खोल ली थी। ऊर्जा दृष्टि में सभी प्रकार के भ्रम अपना अर्थ खो बैठे। ये यून इस संसार में ऊर्जा प्रवाह के उद्गम को प्रत्यक्ष रूप से देख सका। उसने अपनी ऊर्जा दृष्टि से स्पष्ट रूप से देखा कि मोटा व्यक्ति एक कोने में दुबका हुआ था। उसकी ऊर्जा मजबूत नहीं थी और जून यू की तुलना में कमजोर थी। ये यून ने उस मोटे व्यक्ति के शरीर से धागे जैसी ऊर्जाओं को बहते हुए भी देखा। संभवतः यही ऊर्जाएं उन भ्रमों को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार थीं। कियांशुई वंश की मायावी तकनीक स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन की मायावी तकनीकों से अलग है, लेकिन फिर भी उनका प्रभाव एक जैसा ही होता है। ये यून के मन में कई विचार कौंध गए। जब उसने आदिम जड़ी बूटी स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन को प्राप्त किया था, तब उसने बैंगनी क्रिस्टल का उपयोग करके उसके भ्रमों को भेद कर उसकी स्थिति का पता लगाया था। जहां तक उस मोटे आदमी की मायावी तकनीक की बात है, वह वास्तव में आदिम जड़ी बूटी की तकनीक से थोड़ी खराब थी। ये यून के खिलाफ तो वह पूरी तरह से अप्रभावी थी। ये यून वहां बिना हिले डुले खड़ा रहा। उसका दाहिना हाथ चुपचाप उसकी अंतरस्थानिक अंगूठी पर दबा हुआ था। इसके बाद उसने नकली रूप से रूपांतरित 3 आंखों वाली मकड़ी को उस पर हमला करने की अनुमति दी। उफ! रूपांतरित 3 आंखों वाली मकड़ी उसके शरीर के आर पार निकल गई और हवा की तरह गायब हो गई। ये यून की प्रतिक्रिया देखकर मोटे आदमी ने हंस दिया। मैं सोच रहा था कि तुम इतने घमंडी क्यों हो। तो बात यह है कि तुम्हें लगता है कि अगर तुम आंखें बंद करके बिना हमला किए या बचाव किए स्थिर खड़े रहोगे और भ्रमों को तुम पर हमला करने दोगे, तो मेरे भ्रम तुम्हारे खिलाफ बेकार साबित होंगे। ये तो हास्यास्पद है। भ्रम के भीतर के हमले तो नकली होते हैं, लेकिन कुछ हमले असली होते हैं। मोटे आदमी ने अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी से कुल्हाड़ी निकालते हुए जोर से हंसा। वह ये यून को अपनी बातें सुनाने से नहीं डर रहा था, क्योंकि मायावी तकनीक द्वारा ये यून की 5 इंद्रियों को नियंत्रित किया जा रहा था। ये यून कुछ भी सुनने में असमर्थ था। वह मोटा आदमी अपनी आत्मा काटने वाली कुल्हाड़ी से खेलते हुए धीरे धीरे ये यून की ओर बढ़ा। कुल्हाड़ी बहुत छोटी थी और उसके हैंडल पर एक बेहद भयानक डरावना चेहरा बना हुआ था। मेरे भ्रम में पड़कर तुम अपने शरीर की प्रतिरोध करने की क्षमता खो दोगे। मुझे अपनी आत्मा को नष्ट करने वाली कुल्हाड़ी से तुम्हें विदा करने दो। मोटे आदमी ने हंसते हुए कहा। कुल्हाड़ी में आध्यात्मिक मानसिक ऊर्जा का संचार किया जा सकता था। हालांकि वह वास्तविक लड़ाई में माहिर नहीं था, फिर भी वह अपने शारीरिक हमले में आध्यात्मिक ऊर्जा समाहित कर सकता था। एक ही हमले से वह अपने प्रतिद्वंदी की आध्यात्मिक आत्मा को गंभीर रूप से घायल कर सकता था, जिससे वह मंदबुद्धि बन जाता। उसने जानबूझकर कुल्हाड़ी से ये यून की गर्दन और सिर को नापा, मानो वह हमले का कोण चुन रहा हो। अब ये यून पर हमला करना किसी बेजान तिनके के लक्ष्य पर हमला करने जैसा ही था। उस मोटे व्यक्ति को स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करते हुए और यहां तक कि अपने हमले के कोण को स्वतंत्र रूप से चुनते हुए देखकर मंच के पीछे मौजूद यूनलोंग डिवाइन किंगडम के योद्धा उत्साहित हो गए। कियांशुई। उत्साह में उनकी भावनाएं तीव्र हो जाने के कारण वे जोर जोर से चिल्लाने लगे। कियांशुई, बच्चे का सिर काट दो। कियांशुई, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। यूनलोंग दिव्य साम्राज्य के कई योद्धा उत्साह से खड़े हो गए थे। वे अपने हाथ हिला रहे थे। कुछ ने तो अपने हथियार भी निकाल लिए और ऐसे इशारे किए जो ये यून का सिर काटने की क्रिया के समान लग रहे थे। आत्मा काटने वाली कुल्हाड़ी हाथ में लिए उस मोटे आदमी ने जयकारे सुनकर अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। इसके तुरंत बाद उसकी आंखें ठंडी पड़ गईं और ये यून की ओर उसकी निगाहों में तीव्र हत्या का भाव प्रकट हो गया। बच्चे, इस मोटे स्वामी को दोष मत दो। उस मोटे आदमी ने मुस्कुराते हुए ये यून पर हमला करने के लिए छलांग लगाई। उसका मोटा शरीर हिलने लगा और वह उछलती हुई गेंद जैसा लग रहा था। उसकी गति बहुत तेज नहीं थी, लेकिन गति की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि उसका प्रतिद्वंदी चकमा नहीं दे सकता था। वह मोटा आदमी यून के ठीक सामने आ गया और उसने आत्मा काटने वाली कुल्हाड़ी में आध्यात्मिक मानसिक ऊर्जा का संचार किया, जिससे उसमें से काली रोशनी निकलने लगी। कुल्हाड़ी के हैंडल पर बना भयानक चेहरा भूत के रोने जैसी चीखें निकालने लगा। इस समय मैच के प्रभारी रेफरी घबरा गए। आखिरकार वे ताया डिवाइनिटी के कानून प्रवर्तक थे, इसलिए उन्हें डर था कि मोटा व्यक्ति जानबूझकर ये यून को गंभीर रूप से घायल कर देगा। वे ये यून को बचाने के लिए किसी भी समय कार्रवाई करने को तैयार थे। ये निर्देश उन्हें कांगयान ने दिया था, क्योंकि कांगयान को मोटे व्यक्ति की अजीब मायावी तकनीकों से बचाव करना था। हालांकि रेफरी जैसे ही कोई फैसला लेने वाला था, वह चौंक गया। अपनी गहन आध्यात्मिक चेतना में उसने अचानक देखा कि उनके शरीर में अत्यधिक मात्रा में युआनची प्रवाहित हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो शांत झरने का पानी अचानक एक उग्र भंवर में बदल गया हो। उसी क्षण आत्मा काटने वाली कुल्हाड़ी की काली रोशनी रुक सी गई।
मोटे व्यक्ति की आंखों में प्रतिबिंबित हो रहे पहले स्थिर खड़े यी यून ने अचानक अपनी दोनों आंखें खोल दी। यी यून की निगाहों में तिरस्कार और शरारती चंचलता का भाव झलक रहा था। क्या उस मोटे आदमी की मुस्कान तुरंत जम गई। वह एक ऐसे इंसान की तरह था जो किसी बाघ पर चुपके से हमला करने जा रहा हो और जैसे ही उसने अपना धातु का कांटा उठाया, बाघ अचानक जाग उठा। ये यून का दाहिना हाथ जो लगातार उसकी अंतरस्थानिक अंगूठी पर दबाव डाल रहा था, अचानक ऊपर उठा और उसके हाथ में एक ठंडी धातु की ईंट प्रकट हुई। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। ये यून ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी युआनची का विस्फोट करते हुए ताया पवित्र तकनीक से प्राप्त शुद्ध यांगची को ईंट में समाहित कर दिया। शुद्ध यांग की ज्वालाओं से जलती हुई ईंट मोटे आदमी के सिर पर जा गिरी। वह मोटा व्यक्ति क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। हालांकि वह वास्तव में लड़ने में माहिर नहीं था, लेकिन मानसिक रूप से तैयार रहने पर वह हमले से बच सकता था। पर ये यून के अचानक हमले ने उसकी सभी अपेक्षाओं और समझ को पार कर दिया था। परिणामस्वरूप ये यून का हमला लगभग आधा ही पूरा कर पाया था कि वह मोटा व्यक्ति अचानक अपनी स्तब्धता से जागा और पीछे हट गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मोटे आदमी की गति की तुलना ये यून की गति से कैसे की जा सकती है। ये यून ने झट से उसका पीछा किया और एक ऐसे कीड़े की तरह जिसे हिलाया नहीं जा सकता, ईंट उस मोटे आदमी के तैलीय माथे पर जा लगी। पेंग, एक जोरदार धमाका हुआ और लोगों ने खोपड़ी के टूटने की स्पष्ट आवाज सुनी। मोटे आदमी का शरीर ऐसे उछला जैसे कोई गेंद दीवार से टकराए हो। फिर वह कई मीटर दूर जा गिरा और एक बैंगनी रंग की टंगस्टन की दीवार से जोर से जा टकराया। धमाका, जैसे किसी मरे हुए सुअर के ऊंचाई से गिरने की आवाज आती है, वैसे ही उस मोटे आदमी का शरीर एक बड़े पैनकेक की तरह दीवार पर जा गिरा। कुछ सेकंड बाद उसका शरीर धीरे धीरे जमीन पर फिसल गया। बैंगनी रंग की टंगस्टन की दीवार पर खून के भयानक धब्बे थे। मोटे आदमी का चेहरा खून से सना हुआ था और उसकी आंखें फटी हुई थीं। उसका भाव ऐसा था मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। ये यून का हमला बहुत अचानक हुआ था। आखिरी क्षण में किया गया उसका जोरदार हमला तेज, सटीक और बेरहम था। उसने उस मोटे को बचने का कोई मौका नहीं दिया। दिव्य वन्य मंच के चारों ओर यून लॉन्ग दिव्य साम्राज्य के दर्शक ऐसे शांत थे मानो किसी मुर्गे की गर्दन दबा दी गई हो। जयकारे थम गए और शोरगुल की जगह कब्रिस्तान जैसी खामोशी छा गई। ये सब एक पल में हुआ। वे अभी भी अपनी बाहें हवा में उठाए खड़े थे। उनके चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था, मानो वे होने वाले हंगामे को देखने के लिए बेताब हों। ये सब उनके चेहरों पर साफ दिख रहा था। हालांकि जो हंगामा हुआ वह ये यून पर नहीं बल्कि उस बदकिस्मत मोटे आदमी पर आ पड़ा। लोगों का एक समूह अचानक खड़े हुए ज़ॉम्बी की कतार में बदल गया। वे चुप थे, अकड़े हुए थे और शरीर को मरोड़ रहे थे। यह उलटफेर बहुत तेजी से हुआ था। उन्हें अभी तक समझ नहीं आया था कि वास्तव में क्या हुआ था। इसमें ताया डिवाइन सिटी के योद्धा भी शामिल थे जो हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यून कैसे जीत गया। क्या उस मोटे आदमी का मायाजाल ये यून के सामने बेकार था। यहां तक कि याओ दाओ भी मायाजाल को भेद नहीं पाया था, तो ये यून ऐसा कैसे कर पाया। अध्याय 328 फैंगलिन। ये यून, क्या तुम ठीक हो। ये यून के मंच से नीचे आते ही चू शियाओरान ने चिंता से पूछा, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि उसका सवाल निरर्थक था। ये यून देखने में बेहद कुशल लग रहा था। वास्तव में ऐसा लग रहा था मानो उसने कभी किसी बड़े युद्ध में भाग ही न लिया हो। उसने बड़ी सहजता से अपनी मांसपेशियों को ढीला किया, शरीर को गर्म किया और फिर आसानी से उस मोटे व्यक्ति को हरा दिया। लड़ाई की पूरी प्रक्रिया को याद करते हुए ये यून ने बहुत आसानी से जीत हासिल कर ली थी। शुरू से अंत तक वह केवल एक बार आगे बढ़ा और एक बार हमला किया। इसके अलावा उसने जो हथियार इस्तेमाल किया वह उसकी तलवार भी नहीं थी। अगर हम उस समय को नजरअंदाज कर दें जो उस मोटे व्यक्ति को अपनी 7 मायावी धुएं की शक्ति और मायावी तकनीक तैयार करने में लगा, जिससे उसने ये यून को मोहित कर लिया, तो दोनों के बीच प्रहारों का आदान प्रदान पलक झपकने से भी कम समय में हो गया। ये निस्संदेह सबसे तेज गति थी जिसमें ये यून ने किसी प्रतिद्वंद्वी को हराया था। चू शियाओरान को सच में नहीं पता था कि क्या कहना है। यह मोटा व्यक्ति कोई मामूली आदमी नहीं था। वह क्यानशुई वंश से था और इस रहस्यमयी परिवार की जादुई तकनीक से अनगिनत लोग भयभीत थे। यून लॉन के 72 पैगोडा में इस मोटे व्यक्ति का स्थान शीर्ष 3 में होना चाहिए था। उसने याओ दाओ और यांग कियान को हराया था, लेकिन ये यून के सामने यह मोटा व्यक्ति अचानक एक भूसे के बोरे में तब्दील हो गया। अगर चू शियाओरान ने याओ दाओ और इस मोटे व्यक्ति के बीच का मुकाबला अपनी आंखों से न देखा होता, तो वह कभी विश्वास नहीं कर पाती कि यह मोटा व्यक्ति एक शीर्ष विशेषज्ञ है। एल्डर स्टैंड में कैंग यान अपनी ठुड्डी सहला रहा था और वह बहुत घबराया हुआ भी था। क्या इस बच्चे ने अपनी आध्यात्मिक मानसिक शक्तियों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया होगा। शुरू में उसे यून द्वारा उस मोटे को सचमुच हराने की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वह समझ ही नहीं पा रहा था कि यून कैसे जीत सकता है। केवल इसलिए कि यून अक्सर उसे सुखद आश्चर्यचकित कर देता था, उसे उम्मीद थी कि इस बार भी कुछ ऐसा ही सुखद आश्चर्य होगा। ये यून पर उसका यही अटूट विश्वास और आशा थी। हालांकि ये यून ने न केवल उसे एक सुखद आश्चर्य दिया, बल्कि यह इतना हास्यास्पद रूप से सुखद आश्चर्य था कि कैंग यान के लिए इस पर विश्वास करना मुश्किल हो गया। हालांकि अभी यून से विस्तार से पूछताछ करने का समय नहीं था। अचानक कुछ याद आने पर कांग यान ने अपनी ठुड्डी सहलाई। उसने अपना सिर घुमाया और यून लॉन्ग दिव्य राज्य के बुजुर्गों को बड़ी उत्सुकता से देखा। जैसा कि उम्मीद थी, कैंग यान ने यून लॉन्ग दिव्य साम्राज्य के 2 श्वेत वस्त्रधारी बुजुर्गों को ऐसे देखा जैसे उनके प्रिय पुत्रों की मृत्यु हो गई हो। उनके चेहरे बेहद भयावह थे। इससे कांग यान बेहद खुश हो गया। उसकी मौजूदा भावनाओं को एक शब्द में बयां किया जा सकता है, शानदार। फैंगलिन, तुम क्या कर रहे हो। यून लॉन्ग दिव्य साम्राज्य के श्वेत वस्त्रधारी बुजुर्गों में से एक क्रोध से आग बबूला हो रहा था। विशेष रूप से कांग यान की व्यंग्यपूर्ण, नीच और अभिमानी मुस्कान देखने के बाद वह इतना क्रोधित था कि उसका जिगर तक दुख रहा था।
ये यून ने किशोर समूह प्रतियोगिता जीत ली थी। इस बात को भुलाकर अब उसने समग्र समूह प्रतियोगिता में भी अपनी धाक जमा ली। कई वरिष्ठ सदस्यों का ये रवैया अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एल्डर बाईयू, मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ। ऐसा लगता है कि कियानशुई के मायाजाल ये यून के विरुद्ध अप्रभावी हैं। युनलॉन्ग डिवाइन किंगडम के प्रतिभागियों की बेंचों पर बैठी एक लड़की ने शाही पोशाक में कहा। वह युनलॉन्ग डिवाइन किंगडम के प्रतिभागियों की नेता थी। जब वे पहली बार तायाह दिव्य नगरी पहुंचे तो ये लड़की और पीले कपड़े पहने मोटा आदमी हवाई यान में खड़े होकर तायाह दिव्य नगरी के सभी साधकों को नीचे देख रहे थे। उस समय मोटा आदमी बड़े उत्साह और जोश के साथ दूसरों पर टिप्पणी कर रहा था। अप्रत्याशित रूप से जब असली लड़ाई हुई तो एक 14 वर्षीय लड़के ने ईंट से पीट कर उसे लगभग मंदबुद्धि बना दिया। फैंग लिन को यह बहुत रोचक लगा, यहाँ तक कि जब उसने उस मोटे से लड़ाई की तब भी उसे बेहद सावधानी बरतनी पड़ी। उसे अपने परिवार की विरासत से प्राप्त स्पष्ट मन अभिशाप का उपयोग करना पड़ा, साथ ही अपनी साधना के स्तर का उस मोटे से अधिक होने और मायावी तकनीकों से लैस योद्धाओं से लड़ने के अनुभव का भी इस्तेमाल करना पड़ा, तभी वह बड़ी मुश्किल से उसे हरा पाए। ये यून के पास कुछ नहीं था, फिर भी वह कैसे जीता? कारण चाहे जो भी हो, मैं अगली लड़ाई में हार बिल्कुल नहीं देखना चाहता, एल्डर बाईयू ने असंतुष्ट होकर कहा। फैंग लिन ने गहरी सांस ली और कहा, चिंता मत करो एल्डर बाईयू। जब फैंग लिन बाईयू से बात कर रही थी तब अखाड़े में मौजूद तायाह डिवाइन सिटी के योद्धा अत्यधिक भावनाओं से भरे हुए थे। ये यून की ईंट ने वास्तव में उन्हें अपनी निराशा निकालने का मौका दिया। जब तायाह डिवाइन सिटी के योद्धाओं ने पहले उस मोटे व्यक्ति के अहंकार के विभिन्न रूपों को देखा तो उन्हें अपना गुस्सा दबाना पड़ा और वे चाहते थे कि वे जाकर उसके मोटे चेहरे पर पैर रख दें। हालांकि सभी जानते थे कि वह मोटा आदमी बहुत ताकतवर था। उसने याओ दाओ को भी हरा दिया था। ये यून को भी उसे हराने में मुश्किल होती तो उनके लिए क्या? उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि वह मोटा आदमी मंच पर उछलकूद करेगा, अकड़ दिखाएगा और फिर ये यून उसे ईंटों से पीटकर नीचे गिरा देगा। इससे ज्यादा रोमांचक और क्या हो सकता है? इसलिए तायाह डिवाइन सिटी के योद्धाओं की अब केवल यही इच्छा थी कि वे डिवाइन वाइल्डनेस स्टेज तक तेजी से पहुंचे और ये यून को हवा में उछाल दें। इस उत्साह की स्थिति में तायाह डिवाइन सिटी के योद्धाओं का जयकारा लगाना लगभग 15 मिनट तक बिना किसी कमी के जारी रहा। रेफरी के मंच पर आने के बाद ही वे धीरे धीरे शांत हुए। अगला मैच युनलॉन्ग डिवाइन किंगडम में कौन लड़ रहा है? रेफरी ने ये यून से पूछने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि ये यून पहले से ही डिवाइन वाइल्डनेस स्टेज के बीच में खड़ी थी। मंच पर खड़े ये यून के शांत चेहरे को देखकर युनलॉन्ग डिवाइन किंगडम के योद्धाओं का चेहरा कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था। इस लड़के के पास मायाजाल को भेदने का कोई तरीका जरूर होगा। सीनियर ब्रदर कियानशुई लड़ाई में माहिर नहीं है, ऊपर से ये यून ने उन्हें अचानक घेर लिया और उन्हें काफी नुकसान पहुंचाया। शायद उनमें इतनी क्षमता न हो, मैं ऊपर जाकर उन्हें खत्म कर दूंगा, लाल कमीज पहने एक युवक ने दिव्य वन्य मंच पर कूदने से ठीक पहले कहा। हालांकि जैसे ही उसने छलांग लगाए फैंग लिन ने उसे तुरंत पीछे खींच लिया। चुप रहो, फैंग लिन अचानक गरज उठा। वरिष्ठ बहन, मैं। लाल कपड़े पहने युवक फैंग लिन की फटकार से स्तब्ध रह गया। क्या तुम्हें लगता है कि हमने अभी तक काफी अपमान नहीं सहा है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये यून कमजोर है, या तुम्हें लगता है कि तुम उसे सिर्फ इसलिए हरा सकते हो क्योंकि वह जवान है? यह मत भूलो कि तुम्हें अपनी साधना शक्ति को नियंत्रित करना होगा। उस समय तो जुन युए भी हार गई थी। फैंग लिन के शब्दों ने लाल रंग के वस्त्र पहने युवक को अवाक कर दिया। इस समूह के लोगों में उसकी ताकत औसत से थोड़ी ही अधिक थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने फैंग लिन का खंडन करने की हिम्मत नहीं की। नेता होने के नाते फैंग लिन को यह तय करने का अधिकार था कि मंच पर कौन जाएगा। फैंग लिन मूल रूप से अपने चौथे या पांचवें रैंक के व्यक्ति को ही उनसे मुकाबला कराने पर विचार कर रहे थे क्योंकि उनका प्रदर्शन बहुत खराब नहीं होता। हालांकि अब एल्डर बाईयू के अधिकारपूर्ण आदेश के साथ फैंग लिन खुद ऊपर जाने के बारे में सोच रही थी। इस मुकाबले में ये यून को हराना ही था, क्योंकि अगर ये यून को अकेले ही कई लड़ाइयां लड़ने देने के बाद भी वे जीत जाते तो ये बहुत शर्मनाक होता। फैंग लिन के मंच पर जाने से पहले उसने अनजाने में प्रतिभागियों की बेंचों के कोने पर नजर डाली। वहां काले कपड़े पहने एक पीला चेहरा वाला युवक बैठा था। उसके बाल उसकी आंखों को ढके हुए थे। यहाँ तक कि जब उस मोटे युवक को ये यून ने हराया था तब भी उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखी थी। फैंग लिन ने मंच पर सीधे जाने से पहले एक गहरी सांस ली। मैं तुमसे लड़ूंगा। ओह, ये यून का दिल जोर से धड़कने लगा। पर्पल क्रिस्टल की ऊर्जा दृष्टि में ये यून ने महसूस किया था कि शाही पोशाक पहने इस लड़की में अपार ऊर्जा है। इस लड़की की ताकत बहुत ही जबरदस्त है। ये यून जानता था कि उसने बैंगनी क्रिस्टल की बदौलत छल कपट का इस्तेमाल करके उस मोटे व्यक्ति को आसानी से हरा दिया था। दुर्भाग्यवश ये यून ने उस मोटे व्यक्ति की क्षमताओं को पूरी तरह से बेअसर कर दिया। इतना ही नहीं, ये यून ने जानबूझकर उस मोटे व्यक्ति को यह भ्रम दिलाया कि मैं तुम्हारे भ्रम में आ गया हूं, अब तुम मुझ पर हमला कर सकते हो, ताकि वह उसके करीब आ जाए। और जिस क्षण उस मोटे व्यक्ति को लगा कि वह जीत चुका है, ये यून ने एक ही वार में उसे हरा दिया। इस मोटे आदमी को ये यून ने सचमुच बुरी तरह धोखा दिया था। युद्ध आसानी से जीत लिया गया था, लेकिन इसके बावजूद ये यून युनलॉन्ग दिव्य साम्राज्य के योद्धाओं को कमतर नहीं आंकेंगे। युनलॉन्ग दिव्य साम्राज्य के योद्धाओं में कुछ ऐसे लोग भी थे जो बेहद भयावह थे, इतने कि यून को उनके खिलाफ पूरी तरह से भरोसा नहीं था। उदाहरण के लिए, शाही पोशाक पहने वह लड़की कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। इस लड़की के खिलाफ ये यून ने तुरंत अपना सोनिक डेथब्लेड निकाल लिया। अध्याय 329, जेड मेडन 18 तलवारें। ये यून, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तायाह दिव्य शहर की अपनी यात्रा में मेरी पहली लड़ाई तुम्हारे खिलाफ होगी, एक 14 वर्षीय बच्चे के खिलाफ। फैंग लिन ने ये यून को देखा जब वह धीरे धीरे अपना आलीशान गाउन उतार रही थी। फैंग लिन का शरीर सुडौल था और वह युनलॉन्ग दिव्य साम्राज्य की एक कुलीन महिला थी।
हालांकि उसने अपने शाही गाउन के नीचे तंग युद्ध पोशाक पहन रखी थी और कुछ भी उत्तेजक नहीं दिखा रही थी, फिर भी कपड़े उतारने का दृश्य देखकर वहां मौजूद जोशीले किशोरों की रगों में खून का उबाल आ गया। युनलॉन्ग डिवाइन किंगडम के कुछ युवक जोर जोर से जयकारे लगाने लगे और फेंगलिन का नाम पुकारने लगे। युनलॉन्ग के 72 पैगोडा में फेंगलिन बहुत लोकप्रिय थी। वे कई पुरुष साधकों की प्रशंसा का पात्र थी। फेंगलिन फैटी कियानशुई से बिल्कुल अलग थी क्योंकि उसने तालियों की गड़गड़ाहट पर जरा भी प्रतिक्रिया नहीं दी। वह केवल ये यून को देख रही थी। इस समय फेंगलिन अपने शरीर से चिपकी हुई युद्ध पोशाक में दिखाई दे रही थी, जो उसके अपेक्षाकृत सुविकसित परिपक्व शरीर को बखूबी प्रदर्शित कर रही थी। उसने धीरे से अपने अंतरस्थानिक घेरे से एक चौड़ा और लंबा बर्फीले नीले रंग का धातु का डिब्बा निकाला। बर्फीले नीले रंग के धातु के बक्से के ऊपर एक पतली 1 फुट लंबी तलवार की मूठ रखी हुई थी। यह तलवार रखने का डिब्बा था। तलवार रखने का डिब्बा फेंगलिन की कमर से भी चौड़ा था और देखने में लगभग एक दरवाजे जैसा लगता था। यह फेंगलिन के कदकाठी से मेल नहीं खाता था। ये यून ने हथियार को ध्यान से देखा। सचमुच एक अनोखा हथियार है, लेकिन आप मुझसे उम्र में बस कुछ ही साल बड़े लगते हैं। ये यून को यह बात हास्यास्पद लगी। ये अभिजात वर्ग के लोग अपनी उम्र से कहीं अधिक परिपक्व होने का दिखावा करते थे। महज कुछ साल बड़े होने के कारण वे दूसरों को बच्चे कह देते थे। हालांकि संभवतः इन लोगों की नेता होने के नाते ये युवती एक युवा नेता होने की आदी थी और खुद को परिपक्व समझती थी। मेरी तलवार असल में कोई अनोखी चीज नहीं है। जैसे ही फेंगलिन ने यह कहा, उसने तलवार की मूठ पर हल्के से दबाया, मानो कोई यंत्र सक्रिय कर रही हो। एक हल्की सी का की आवाज के साथ तलवार का खोल खुल गया और मुख्य खोल से कई छोटे छोटे तलवार के खोल बाहर निकल आए, जो 2 हिस्सों में बंट गए। कुल मिलाकर 18 तलवार रखने के डिब्बे थे और वे एक अर्धवृत्त के आकार में बने थे, जैसे मोर की पूंछ। प्रत्येक डिब्बे में तलवार का हैंडल लगा हुआ था। अरे ये यून ने बर्फीले नीले रंग के पंखे के आकार के तलवार के खोलों को देखा। ये हथियार बहुत ही भड़कीले लग रहे थे। एक अकेला व्यक्ति 18 तलवारें चला रहा है। युनलॉन्ग दिव्य साम्राज्य के लोग इतनी सारी तलवारें क्यों इस्तेमाल करना पसंद करते थे? फेंगलिन मुस्कुराया, मेरी तलवारें अलग हैं। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते ही उसने धीरे से एक तलवार निकाली। तलवार का आवरण किसी अज्ञात धातु का बना था, जिसका रंग बर्फीला नीला था और तलवार का रंग भी वैसा ही था। तलवार लगभग 4 फीट लंबी थी और उसका ब्लेड 3 उंगल से अधिक चौड़ा नहीं था। ब्लेड पर बर्फ की दरारों जैसी नीली रेखाएं बनी हुई थीं, जो इसे बेहद खूबसूरत बना रही थीं। फेंगलिन ने कहा, आमतौर पर जब मैं दूसरों से लड़ता हूं, तो मेरी चौथी तलवार ही काफी होती है। आज तुमसे लड़ते हुए मुझे अपनी साधना का स्तर युआन फाउंडेशन क्षेत्र के शुरुआती चरण तक ही सीमित रखना होगा। पता नहीं मुझे कितनी तलवारों की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है मुझे अपनी सारी तलवारें ही इस्तेमाल करनी पड़े। जैसे ही फेंगलिन ने यह कहा, उसकी आकृति हिल गई और एक अविश्वसनीय दृश्य घटित हुआ। फेंगलिन के पीछे जल वाष्प से ढकने लगी, जिससे उसकी आकृति धुंधली हो गई, मानो वह कई प्रेत छवियों को प्रकट कर रही हो। उसके बाद वे प्रेत जैसी छवियां अचानक वास्तविक शरीरों में बदल गईं और एक एक करके फेंगलिन के पीछे से बाहर निकली। ये लड़कियां फेंगलिन से हूबहू मिलती जुलती थीं, मानो वह अनेक जन्मों का हिस्सा हो। ये यून चौंक गया। ये किस प्रकार की साधना तकनीक थी? क्लोनिंग तकनीक। कोई व्यक्ति अचानक इतने सारे लोगों में कैसे बन सकता है? ये यून जानती थी कि ये अत्यधिक गति से बनी परछाइयां नहीं थीं, बल्कि वास्तविक शरीर थे। सभी फेंगलिन के कपड़े और पहनावा एक समान थे। वे सभी पंखे के आकार के तलवार रखने वाले पात्र के सामने आए और उनमें से एक एक तलवार निकाली। पलक झपकते ही ये यून के सामने 9 फेंगलिन खड़े हो गए, जिनमें से प्रत्येक के हाथ में तलवार थी। इस लड़ाई के लिए आइए 9 तलवारों से शुरुआत करें। 9 फेंगलिन ने अपनी तलवारें ऊपर उठाई और बर्फीले नीले रंग की तलवारों की बर्फ के टुकड़ों की दरारों से चमकी एक पंक्ति प्रतिबिंबित हुई, जिससे एक चकाचौंध भरा दृश्य बन गया। ये यून, ये जल तत्व का दर्पण प्रतिबिंब है। कैंगयान की युआनची ट्रांसमिशन ये यून के कान में गूंजी। अरे, जल तत्व का दर्पण स्वरूप। ये यून चौंक गया। 5 तत्वों के नियमों में से जल तत्व का नियम एक ऐसा नियम था जिसके कई रूपांतरण होते थे। अलग अलग योद्धा जब जल तत्व के नियमों को समझने की कोशिश करते थे तो उन्हें बिल्कुल अलग अलग अंतर्दृष्टि प्राप्त होती थी। उदाहरण के लिए फेंगलिन वर्तमान में पानी के दर्पण जैसे गुणों में हेरफेर कर रही थी। अन्य लोग जल तत्वीय उपचार गुणों, जल तत्वीय रक्षात्मक गुणों, जल तत्वीय हमलों या जल तत्वीय अमृत शोधन का उपयोग करेंगे। प्रत्येक क्षेत्र को पूरी तरह से समझने पर एक शीर्ष विशेषज्ञ या एक ऐसी प्रतिभा का उदय हो सकता है जिसे कई गुट सहायक भूमिका निभाने के लिए लुभाना चाहेंगे। इस समय 9 फेंगलिन ने एक वृत्त बनाया, जिसके केंद्र में ये यून थी। ये यून को ठीक से पता था कि फेंगलिन का असली शरीर कौन सा है, लेकिन यह पहचानना उसके लिए ज्यादा मायने नहीं रखता था। जल तत्व से बनी दर्पण छवियों का इस्तेमाल दुश्मन को भ्रमित करने के लिए नहीं, बल्कि मारने के लिए किया जाता था। जेड मेडन 9 स्वॉर्ड ज़ेरे। सभी 9 फेंगलिन एक साथ आगे बढ़ी। उनकी हरकतें एक समान थीं और 4 तलवारें ये यून के सिर पर वार करने लगीं। ये यून ने अपनी कृपान लहराकर चारों तलवारों को रोक दिया। हालांकि उसी क्षण उन 4 लड़कियों के शरीरों के बीच से 4 तलवारों का एक और हमला हुआ जो विषैले सांपों की तरह आगे बढ़ा। बाकी 4 लड़कियां पहली 4 लड़कियों के पीछे थीं। उन्होंने अपने हमलों में तालमेल बिठाया और उनकी तलवारबाजी की तकनीक बेहद सटीक थी। ये यून अभी तक अपनी तलवार लहराने से उबर नहीं पाया था, इसलिए वह अपनी सूक्ष्मता वाली चाल तकनीक का उपयोग करके किनारे हटकर दूसरे दौर के हमलों से बचने के अलावा कुछ नहीं कर सका। हालांकि ठीक उसी समय एक और फेंगलिन अचानक कहीं से प्रकट होकर हमला करने के लिए आ गई। ये फेंगलिन असली फेंगलिन थी। तलवार का शरद ऋतु जल। फेंगलिन की तलवार ने प्रहार किया। आकाश में उसकी युआनची ने शरद ऋतु के
लहरदार जल की एक मायावी छवि का रूप धारण कर लिया, जिसमें डूबता सूरज सुनहरी रोशनी से जगमगाती शरद ऋतु की झीलों में चमक रहा था और आकाश गहराता जा रहा था। यह बेहद खूबसूरत था। इस तलवार का सुंदर दृश्य मोहक था, लेकिन ये यून जानता था कि इस सुंदर दृश्य के पीछे घातक हत्या का इरादा छिपा हुआ है। ये यून ने युआनची की एक मात्रा एकत्रित की, तभी उसके पीछे रक्त के सागर के बीच एक तलवार पर्वत की मायावी छवि प्रकट हुई, मानो अशुरा का नरक मानवलोक में प्रवेश कर गया हो। यह मायावी छवि फैंग लिन की शरद ऋतु जल तलवार की छवि से बिल्कुल विपरीत थी। सैबर ट्रुथ के 32 शब्द हत्या मूल रूप से ये यून की घातक मंशा तब भड़क उठी जब उसकी तलवार की किरण खून से लाल हो गई। लाल युआनची ऊर्जा बाहर निकली और उसके सामने शरद ऋतु के जल सूर्यास्त को चीर कर रख दिया। क्लैंग, कृपान और तलवार टकराई, जिससे एक स्पष्ट ध्वनि उत्पन्न हुई। इस जोरदार प्रहार से फैंग लिन और ये यून दोनों पीछे हट गई। एक विचार आते ही फैंग लिन ने अपनी जेड मेडन 12 स्वॉर्ड्स का प्रयोग किया। भागो भागो भागो। 3 और महिला आकृतियां बाहर निकली और तलवारों के खोलों से एक झंकार के साथ 3 तलवारें बाहर निकली और उन 3 लड़कियों के हाथों में आ गईं। इन तीनों लड़कियों ने यी यून पर हमला किया और 3 और तलवारें यी यून के चेहरे पर मार गिराईं। इस समय यी यून ने अपनी तलवार रोक ली। जल तत्व से बनी दर्पण छवियों के निरंतर हमलों को देखकर यी यून की आंखों में घातक इच्छा जागृत हो रही थी। उसने अपनी जीभ की नोक को दबाते हुए युआनची को एकत्रित किया। ताया की पवित्र तकनीक। बूम। ये यून की प्रज्वलित सूर्य ऊर्जा का विस्फोट हुआ और उसके पीछे तांग घाटी की एक मायावी छवि बन गई। ये यून ने अपनी कृपान से वार किया, जिसमें अब तेजस्वी सूर्य की शक्ति समाहित थी। सेबर ट्रुथ के 32 शब्द सर्वोच्च शासन। शुद्ध यांग युआन ऊर्जा के प्रवाह से ज्वालाएं भड़क उठी। अखाड़े के ऊपर का आकाश शुद्ध यांग ज्वालाओं से तुरंत सुनहरा हो गया, मानो कोई सूर्य मानवलोक में आ गिरा हो। पेंग पेंग पेंग। सबसे करीब खड़ी तीनों लड़कियां तेजस्वी सूर्य के सामने फट पड़ी और जलवाष्प में परिवर्तित हो गईं। शुद्ध यांग ज्वालाओं के नीचे वे पल भर में वाष्पीकृत हो गईं। 3 तलवारें जमीन पर गिर गईं। उसका हमला सफल होते ही बिना रुके वह और उसकी तलवार एक किरण की तरह बाहर निकल गए। उसका निशाना जमीन पर खड़ा पंखे के आकार का तलवार का खोल था। वह समझ गया था कि फैंग लिन की जेड मेडन स्वॉर्ड एरे का मूल तत्व बड़ा तलवार का खोल था, इसलिए ये यून तलवार के खोल की शक्ति को नष्ट करना चाहता था। ये यून की हरकतें देखकर फैंग लिन ने ठंडी आवाज में घुरघुराहट की। जेड मेडन स्वॉर्ड एरे यूनिटी में 10,000 तलवारों का प्रहार। उसी क्षण फैंग लिन की तलवार के खोल से 10,000 सुनहरी रोशनी की किरणें निकली। प्रत्येक सुनहरी किरण तलवार की ऊर्जा से बनी थी। शेष 6 तलवारें म्यान से निकलते ही एक स्पष्ट झंझनाहट की आवाज करते हुए सीधे ये यून की ओर उड़ गईं। 6 तलवारें 10,000 तलवारों की किरणों के साथ एक साथ उड़ गईं। ये यून ने अपनी पुतलियों को सिकोड़ा और तेजी से पीछे हट गया। तलवार की इतनी सघन किरणों से बचना नामुमकिन था। ये यून पीछे हटते हुए हमले को रोकने के लिए अपनी कृपान लहराई। चा चा चा। कृपान की किरणें सीधे तलवार की किरणों से टकराईं, जबकि ये उनकी सुरक्षात्मक युआनची लगातार तलवारों से भेदी जा रही थी। इसी क्षण फैंग लिन के मुख्य शरीर ने पीछे से ये यून पर हमला कर दिया। जेड मेडन 18 तलवारें। फैंग लिन ने अपनी युआनची को चरम सीमा तक प्रवाहित किया, जिससे एक साथ 18 दर्पण छवियां प्रकट हुई। यहां तक कि उनकी तेजस्वी सूर्यची द्वारा पहले नष्ट की गई 3 दर्पण छवियां भी पुनः निर्मित हो गईं। जब तक फैंग लिन के पास युआनची शेष थी, वह लगातार नई दर्पण छवियां बना सकती थी। उन 18 फैंग लिन में से 12 तलवारें चला रहे थे, जबकि बाकी 6 अपनी उंगलियों को तलवार की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। उनकी पतली उंगलियों से ठंडी किरणें निकल रही थी, जो तलवारों से कम नहीं थी। 10,000 तलवारों की किरणों ने 18 फैंग लिन के साथ मिलकर ये यून पर आगे और पीछे से हमला किया। इस समय दर्शक दीर्घा में बैठे सभी लोग अपनी सांसें थामे हुए मैच पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किए हुए थे। ये यून के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने विचार बैंगनी क्रिस्टल की ओर भेजे और शुद्ध यांग आत्मा की ऊर्जा को सक्रिय किया। तुरंत ही उसके चारों ओर की सारी शुद्ध यांग ऊर्जा ये यून की ओर दौड़ पड़ी। शुद्ध यांग भावना विस्फोट करो। धमाका। बैंगनी क्रिस्टल में जो शुद्ध यांग आत्मा शांत रूप से सुलग रही थी, वह अब पूरी तरह से विस्फोटित हो उठी। ऐसा लगा मानो ये यून के शरीर में सूर्य का जन्म हुआ हो। स्वर्ग पृथ्वी युआनची का उपयोग करके ये यून सभी दिशाओं में आक्रमण करने में सक्षम हो गया। यहां तक कि ये यून के पीछे स्थित तांग घाटी की स्थूल छवि भी विस्फोटित हो गई। ज्वालाओं ने फैंग लिन की 17 दर्पण छवियों को पीछे धकेल दिया और 10,000 तलवार की किरणों को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। फिर भी फैंग लिन का मुख्य शरीर शुद्ध यांग की जलती हुई लपटों को भेदने में सफल रहा, लेकिन उसकी तलवार की गति काफी कम हो गई। मुख्य शरीर की तलवार सीधे ये यून के दिल की ओर उड़ी। चा। तलवार की ऊर्जा ने ये यून की सुरक्षात्मक युआन ऊर्जा को भेदते हुए शुद्ध यांग ऊर्जा पर गहरा प्रभाव डाला। ये यून पतन की तरह पीछे की ओर उड़ गया और दिव्य वन्य अवस्था से तिरछे बाहर निकल गया। फैंग लिन के हमले की सारी गति खत्म हो चुकी थी, इसलिए वही यून को बिल्कुल भी नुकसान पहुंचाने में असमर्थ थी। ये यून ने अपनी सांसों और युआनची को समायोजित करते हुए हल्के से अपनी छाती को दबाया और फैंग लिन की ओर देखा। इस समय फैंग लिन के लंबे बाल बिखरे हुए थे। उसके कपड़ों पर जगह जगह से फटे हुए निशान थे। उसकी सुरक्षात्मक युआनची की सुरक्षा के बावजूद उसकी युद्ध पोशाक शक्तिशाली कृपांची का सामना नहीं कर सकी, और उसके पीछे 17 दर्पण छवियां पूरी तरह से फटकर पानी के एक कुंड में बदल गई थी। ये यून का हमला शुद्ध यांग आत्मा की ऊर्जा से संचालित था। उसने काफी ऊर्जा खर्च की होगी, लेकिन अंततः वह फैंग लिन की जेड मेडन 18 स्वॉर्ड्स एरे को तोड़ने में कामयाब रहा। डिवाइन वाइल्डनेस स्टेज के चारों ओर दर्शक मौन धारण करके युद्ध को देखते रहे, क्योंकि युद्ध इतना तीव्र था। तुलना में इससे पहले की लड़ाइयां भी उतनी ही भीषण थीं, लेकिन वे अंततः तलवार और कृपान के हमले ही थे। उनमें भी काफी आक्रामकता और रक्तपात हुआ था, लेकिन वे इस लड़ाई जितनी भव्य नहीं थी।
वे इस युद्ध से बिल्कुल अलग थे। आकाश में बनने वाली शानदार रोशनी और मनमोहक दृश्य उनकी आंखों के लिए एक अद्भुत नजारा था। ऑटम वाटर्स का प्रयोग एक युवती की निर्मल आंखों का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जो जेड मेडन की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। अध्याय 330 तलवार प्रकट होती है। डिवाइन वाइल्डनेस स्टेज के चारों ओर बैठे दर्शक रोमांचक दृश्यों में से एक भी दृश्य छूटने के डर से बिना पलक झपकाए मंच को घूर रहे थे। पूरे स्टेडियम का वातावरण मानो थमसा गया था, विशेषकर तायाह दिव्य नगर के योद्धा जो और भी अधिक घबराए हुए थे। इस समय केवल यी यून ही उनके तायाह दिव्य नगर की रक्षा के लिए लड़ सकता था, और अब तक यी यून और फैंग लिन के बीच की लड़ाई बेहद करीबी रही है। यह अनुमान लगाना मुश्किल था कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। आप वाकई प्रभावशाली हैं। फैंग लिन ने यी यून की ओर देखा और उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, दुर्भाग्यवश आपकी साधना का स्तर आपको सीमित करता है, जिससे इस युद्ध में आपकी हार निश्चित है। जब फैंग लिन ने ये कहा तो यी यून के जवाब देने से पहले ही मंच के पीछे मौजूद तायाह डिवाइन सिटी के योद्धा तुरंत उत्तेजित हो गए और बोले, ये फैंग लिन तो हद ही कर रही है। क्या उसकी 18 लड़कियों की सेना या जो भी थी उसे यी यून ने ही नहीं तोड़ा था? ठीक है, वो तो 18 लोगों के साथ भी उसे नहीं हरा पाए। उसे इतना घमंड क्यों है? यी यून ने पहले भी कई विजय प्राप्त की थी, इसलिए तायाह डिवाइन सिटी के कई योद्धाओं को उस पर पूरा भरोसा था। हालांकि युद्ध का परिणाम अभी स्पष्ट नहीं था, फिर भी उन्हें उम्मीद थी कि यी यून अंतिम क्षण में कोई चमत्कार कर दिखाएगा। तायाह डिवाइन सिटी के कुछ योद्धा पहले से ही खड़े होकर फैंग लिन का उपहास उड़ा रहे थे। हालांकि फैंग लिन पर इसका कोई असर नहीं हुआ और उसने बस अनसुना कर दिया। फैंग लिन ने आगे कहा, यी यून, तलवारबाजी की तकनीकों में तुम्हारी उपलब्धियां चौंकाने वाली हैं। जहां तक तायाह पवित्र तकनीक की तुम्हारी समझ की बात है, वह तुम्हारे साथियों से कहीं अधिक है। दुर्भाग्य से तुम्हारा साधना स्तर युआन आधारभूत स्तर तक नहीं पहुंचा है, इसलिए तुम्हारे पास युआनची की कमी है। युआनची एकत्रित करने में तुम्हारा संघर्ष तब स्पष्ट था जब तुम मेरी जेड मेडन 18 स्वॉर्ड ज़ेरे से लड़ रहे थे। फैंग लिन के शब्दों ने पिछले दौर में यी यून की कमजोरी को उजागर कर दिया था। जब फैंग लिन ने 18 लोगों के साथ हमला किया तो उसके आक्रमण में कोई कमी नहीं थी और हमला एक निरंतर बारिश की तरह था। यी यून पहले चरण के हमलों का सामना तो कर सकती थी, लेकिन दूसरा चरण उसके ठीक पीछे आने वाला था। इसका मतलब यह था कि यी यून के पास अपनी युआनची को जबरदस्ती इकट्ठा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इससे उसके शरीर और नसों पर अत्यधिक दबाव पड़ा। यदि यी यून युआन फाउंडेशन क्षेत्र में होता तो उसकी युआनची की गहराई ऐसा होने से रोक देती। यहां तक कि तायाह डिवाइन सिटी के योद्धाओं को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि फैंग लिन ने जो कहा वह सच था। लेकिन अगर यह सच भी था तो भी यी यून के पास कुछ गुप्त चालें हो सकती थीं। अंतिम निर्णायक क्षण में वह जीत हासिल कर सकता था। दर्शक दीर्घा में तायाह डिवाइन सिटी के योद्धा यी यून को प्रोत्साहन के शब्द चिल्लाने लगे। हालांकि इसी क्षण फैंग लिन ने खुले हुए तलवार के खोल पर लगे तलवार के हैंडल को एक हाथ से पकड़ लिया। अरे, क्या ऐसा हो सकता है? यी यून का दिल जोर से धड़कने लगा। फैंग लिन की तलवारों का डिब्बा खोलने पर उसके दोनों ओर 9-9 तलवारें मिली। सभी तलवारों के मुंह ऊपर की ओर उठे हुए थे, जैसे किसी खुले हुए मोर की पूंछ। हालांकि असलियत ये थी कि तलवार के खोल के ठीक बीच में एक और तलवार का हैंडल था। यी यून ने पहले सोचा था कि तलवार का हैंडल ही तलवार का हैंडल है, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा था। क्लैंग, एक स्पष्ट आवाज के साथ फैंग लिन ने तलवार के डिब्बे के ऊपर से एक विशाल तलवार निकाली। तलवार का ब्लेड 156 सेंटीमीटर लंबा था, यह हथेली जितना चौड़ा था, जिसका मतलब था कि यह अन्य 18 तलवारों की तुलना में काफी बड़ा था। यह भारी तलवार किसी तगड़े आदमी के लिए ज्यादा उपयुक्त थी। फैंग लिन को इसे पकड़े देखना काफी अटपटा लग रहा था। इस 19वीं तलवार का नाम एंजल स्वॉर्ड है और यह मेरी आखिरी तलवार भी है। फैंग लिन ने तलवार को हवा में उछालते हुए कहा, और इसी क्षण फैंग लिन का शरीर चमकने लगा, मानो अनगिनत चांदी के टुकड़े झिलमिला रहे हों। इस प्रकाश में उसके भीतर से एक युवती के आकार की प्रकाशमय आकृति प्रकट हुई। उसकी भुजाएं उसके सीने को ढके हुए थीं और उसका शरीर सिकुड़ा हुआ था, और उसकी पीठ पर पंखों का एक जोड़ा था। लड़की ने अपने पंख फैलाए और वे लगभग 3 मीटर तक फैल गए, जिससे फैंग लिन पूरी तरह से ढक गया। लड़की रोशनी से उठ खड़ी हुई। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी कोकून से निकली हो। अंत में एंजल स्वॉर्ड लड़की के सामने तैरने लगी। उसने धीरे से एंजल स्वॉर्ड को पकड़ा और उसे यी यून की ओर तान दिया। इस पंख वाली लड़की की ऊंचाई 2 मीटर से भी अधिक थी। वह विशाल तलवार उस पर खूब जंच रही थी। एस्पेक्ट टोटेम, यी यून ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक फैंग लिन ने अपना एस्पेक्ट टोटेम प्रकट नहीं किया था। यी यून ने कभी सोचा भी नहीं था कि फैंग लिन का एस्पेक्ट टोटेम एक लड़की के आकार का होगा। उस लड़की को देखकर उसकी पीठ के पीछे के पंखों को छोड़कर वह बिल्कुल फैंग लिन जैसी दिखती थी। उफ उफ उफ, एक हल्की सी आवाज के साथ फैंग लिन के बगल में जलतत्व की दर्पण छवियां प्रकट होने लगी। फैंग लिन की एक पंक्ति खड़ी थी और हवा में एक पंखों वाली लड़की का प्रतीक चिन्ह था। 19 तलवारें। फैंग लिन के एस्पेक्ट टोटेम और उसके बलवान रुख को देखकर तायाह डिवाइन सिटी के वे सभी योद्धा जो पहले फैंग लिन को कोस रहे थे, तुरंत चुप हो गए। फैंग लिन जैसे व्यक्ति के सामने उनका आत्मविश्वास भी कम होने लगा। क्या ऐसा कोई एस्पेक्ट टोटेम होता है? तायाह डिवाइन सिटी के योद्धाओं ने एक दूसरे को देखा। एस्पेक्ट टोटेम में से उन्होंने सबसे अधिक पशु रूप वाले टोटेम देखे थे। उन्होंने कृपाण, तलवार, भाले और हलबट जैसे हथियारों के आकार में भी एस्पेक्ट टोटेम देखे थे। हालांकि मानवाकार एस्पेक्ट टोटेम को देखना बहुत ही दुर्लभ था। किसी व्यक्ति के एस्पेक्ट टोटेम का हुबहू उसी व्यक्ति से मिलता जुलता होना और साथ में पंखों का एक अतिरिक्त जोड़ा होना चौंकाने वाला था। यह देवताओं की पौराणिक कथाओं जैसा था। पंखों वाली लड़की के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो वही यून समेत हर चीज को नजरअंदाज कर रही हो।
धुंधली रोशनी की एक परत उसे ढके हुए थी और उसके पंख धीरे धीरे फड़फड़ा रहे थे। उसके हाथ में मौजूद तलवार से निकलती ठंडी किरणें किसी की आत्मा को स्तब्ध कर सकती थी। ये यून है। प्रतिभागी बेंचों पर बैठे वेन यू, चू शियाओरान और उनके साथी चिंतित हुए बिना नहीं रह सके। किसी योद्धा की ताकत का अंदाजा उसके बलवान हावभाव से लगाया जा सकता है। वर्तमान फैंग लिन ऐसी ही थी। ताया डिवाइन सिटी के सभी योद्धा चुप थे। जो लोग खड़े थे वे घबराकर ये यून की ओर देखते हुए अपनी सीटों पर वापस बैठने लगे। ताया डिवाइन सिटी के दर्शकों के विपरीत युन लॉन्ग डिवाइन किंगडम के दर्शक भी जयकारे लगाने लगे। उनमें से कई लोगों को फैंग लिन की चरम युद्ध शक्ति का प्रदर्शन देखने का अवसर पहले कभी नहीं मिला था। इस अवस्था में फैंग लिन किसी परी की तरह लग रही थी जो मानव लोक में उतर आए हो। मेरी जेड मेडन की दर्पण छवियों को तोड़ना भी व्यर्थ था। मेरी युआंची तुम्हारी युआंची से कहीं अधिक घनी है। मैं अनगिनत जेड मेडन की दर्पण छवियां बना सकता हूं। तुम्हारी युआंची की बात करें तो क्या तुम उसे बनाए रख सकते हो? फैंग लिन की ठंडी आवाज गूंजी जब उसने बर्फीली तलवार को ही यून की ओर तान दिया। कुल 19 तलवारों ने एक समान रूप से ऐसा ही किया। 19 तलवारों से निशाना साधे जाने पर ये यून का चेहरा गंभीर हो गया। फैंग लिन वाकई बहुत शक्तिशाली था। ये यून को अच्छी तरह पता था कि उसने जो शक्तियां दिखाई थी उनसे फैंग लिन को हराना नामुमकिन था। ये यून तो ये भी विचार कर रहा था कि क्या उसे अपना एस्पेक्ट टोटेम प्रकट करना चाहिए। इस स्तर पर ये यून इस तथ्य को छिपा नहीं सकता था कि उसने एक स्वर्ण कौवा टोटेम का आह्वान किया था। अगर उसे कैंग यान और उसके साथियों को समझाना पड़ता तो शायद यह मुश्किल होता, लेकिन ऐसा नहीं था कि वह इसे समझा नहीं सकता था। बस उसे यह कहानी दोबारा सुनानी थी कि कैसे उसने फॉलन स्टारगेट में एक शुद्ध यांग आत्मा से लड़ रहे गोल्डन क्रो प्रजाति के जीव का सामना किया और फिर सूर्य द्वारा दिए गए सुरक्षा कवच का इस्तेमाल किया। तब वह समझा सकता था कि उसने गोल्डन क्रो प्रजाति को कैसे मारा। यह तर्कसंगत था। बस एक ही बात अविश्वसनीय थी कि उसने 10,000 जानवरों के टोटेम पर महारत कैसे हासिल की। ये यून का एस्पेक्ट टोटेम शक्तिशाली तो हो सकता है, लेकिन उसमें एक समस्या थी, वही एक कि वह बहुत अधिक युआंची खर्च करता था। फैंग लिन सही थी। ये यून की साधना का स्तर ही उसकी कमजोरी थी। ये यून का अनुमान था कि अपनी सीमित युआंची का उपयोग करके अपने गोल्डन क्रो टोटेम को सहारा देने से वह केवल 1 से 2 हमले ही कर सकता था। गोल्डन क्रो टोटेम को प्रकट करने के बाद भले ही वह फैंग लिन को हरा दे, ये यून को अपनी युआंची को पुनः प्राप्त करने में संभवतः कई दिन लगेंगे। लेकिन ये समग्र समूह प्रतियोगिता ऐसी थी जिसमें उसके प्रतिद्वंद्वी उससे एक एक करके लड़ेंगे। बाद में ये यून को यून लॉन्ग 72 पैगोडा के अन्य विरोधियों का सामना करना पड़ा, विशेषकर काले वस्त्र पहने युवक का। उस युवक की शक्ति अत्यंत रहस्यमय थी जिससे वह चिंतित हो गया। बेहद कमजोर हालत में उसके लिए काले कपड़े पहने युवक के खिलाफ लड़ना मुश्किल होगा। ये यून को एहसास हुआ कि अकेले ही उसके लिए समग्र समूह चैंपियनशिप जीतना बेहद मुश्किल था। बहरहाल उसे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी थी। बाकी सब कुछ ईश्वर की मर्जी पर था। ये यून, अब मैं अपनी सभी 19 तलवारों को एक साथ मिलाऊंगा। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि मेरी वर्तमान साधना के स्तर और हाल ही में सीखी गई इस शक्ति को मैं एक बार इस्तेमाल करने के बाद अच्छी तरह नियंत्रित नहीं कर पाऊंगा। इससे तुम्हारी जान जा सकती है। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होने के नाते गठबंधन प्रतियोगिता के लिए अपनी जान जोखिम में डालना उचित नहीं है। अभी भी हार मान लेने में देर नहीं हुई है। हाथ में तलवार लिए फैंग लिन बेहद खूबसूरत लग रही थी और उसके बाल हल्की हवा में लहरा रहे थे। ये यून ने फैंग लिन की ओर देखा और गहरी सांस ली। उसने अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी को छुआ और ये यून के हाथ में एक बैंगनी तलवार प्रकट हो गई। तलवार। ये यून को तलवार निकालते देख दर्शक दीर्घा में बैठे सभी लोग दंग रह गए। क्या ये यून कृपाण चलाने वाला योद्धा नहीं था? उसने तलवार क्यों निकाली? ये यून ने बैंगनी तलवार को देखा। उसका ब्लेड 4 फीट लंबा था और उससे ठंडी चमक निकल रही थी। कैंग यान ये यून को इस तलवार को चुनने के लिए ताया डिवाइन सिटी के शस्त्रागार में ले गया था। ये शस्त्रागार में साधकों के लिए तैयार की गई उच्चतम गुणवत्ता वाली तलवारों में से एक थी। इसका नाम विशिष्ट प्रकाश था। किन हाउटिन जैसे विशेषज्ञ भी इस तलवार का पूरी क्षमता से उपयोग करने में असमर्थ थे। सचमुच ये यून ने धीरे से तलवार की धार को छुआ और मानो स्वयं से बात कर रहा हो। कुछ ऐसे दांव होते हैं जिनकी शक्ति को नियंत्रित करना कठिन होता है। भले ही यह जीवन मरण का मुकाबला न हो, फिर भी इससे मृत्यु हो सकती है। आखिरकार अंतिम मुकाबले में जब पूरी ताकत लगानी हो तो बिना पूरी तरह से निपुणता प्राप्त दांव का प्रयोग करते समय कितनी शक्ति खर्च होगी इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। हो सकता है आपके पास एक हो, लेकिन मेरे पास भी है। जब ये यून ने ये शब्द कहे तो पूरा दर्शक वर्ग सन्नाटे में डूब गया। ये यून ने अभी क्या कहा? लेकिन मैंने भी तो ऐसा ही किया है। ऐसा कहकर क्या उसका मतलब यह नहीं था कि उसके पास भी एक ऐसी चाल है जिसे वह नियंत्रित नहीं कर पाता और जो शायद फैंग लिन की जान भी ले सकती है? फैंग लिन इतनी ताकतवर थी, फिर भी ये यून उसकी जान कैसे ले सकती थी? क्या इसका संबंध इस तलवार से हो सकता है? क्या ये सचमुच सच है? ये यून हमेशा से कृपाण का इस्तेमाल करता आया था, इसलिए लोगों को यह मानना मुश्किल लग रहा था कि वह तलवार से भी इतना शक्तिशाली वार कर सकता है। आखिर प्राचीन काल से ही योद्धा आमतौर पर एक ही हथियार में माहिर होते थे। उनके ज्ञात इतिहास में तो तलवार और कृपाण दोनों में प्रशिक्षण लेना अत्यंत दुर्लभ था। क्या तुमने पहले कभी तलवार चलाई है? फैंग लिन ने ये यून को संदेह भरी नजरों से देखते हुए अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी। पहले उसे ये यून के बारे में कुछ जानकारी थी। ताया दिव्य नगर में उसका हथियार हमेशा एक लंबी कृपाण ही रहा था। मैंने इसे पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अब मुझे इसे इस्तेमाल करना होगा। मुझे इस तलवार के हमले की थोड़ी बहुत समझ है। मुझे भी पूरा भरोसा नहीं है कि मैं इस हमले का पूरी तरह से इस्तेमाल कर पाऊंगा। और तुम मेरे पहले प्रतिद्वंदी होगे जिसे मेरे इस तलवार के हमले का सामना करना पड़ेगा। ये यून के ऐसा कहने के बाद फैंग लिन की भौहें और भी सिकुड़ गईं।